अच्छा एक बात बताओ, ऐसा क्यों है कि तुम घंटों घंटों ऑडिट पढ़ते हो, तुम्हें सब कुछ समझ भी आ जाता है, लेकिन फिर 3-4 दिन बाद तुमसे कुछ पूछो तो तुम्हें कुछ याद ही नहीं। और ज्यादातर बच्चों को लगता है कि ये उनकी मेमोरी के वीक होने की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब आप ऑडिट को बिना किसी स्ट्रक्चर के पढ़ते हो। एक थियोरी सब्जेक्ट, एक ऑडिट जैसा सब्जेक्ट जब बिना किसी सिस्टम के, बिना किसी स्ट्रक्चर के पढ़ा जाता है, तब आपको चीजें रिटेन करने में मुश्किल होती है। ये आज हमारे शक्ति बैच की पहली वीडियो है और इस वीडियो से मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि अगर एक सिस्टम से, एक स्ट्रक्चर से चीज को पढ़ा जाए, टॉपिक को एक के बाद एक लिंक करा जाए, तो ऑडिट आपको बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक रिटेन रह सकती है। और अब इतने बैचेस पढ़ा लेने के बाद, इतने एक्सपीरियंस के साथ मैं ये चीज ओपन चैलेंज कह सकता हूं, पूरे यूट्यूब पे खुली बेट लगा सकता हूं कि अगर आपने एक चैप्टर मुझसे पढ़ लिया, उसके बाद आप ऑडिट पढ़ने कहीं और जाओगे ही नहीं। ये मेरी गारंटी है। ओपन चैलेंज यूट्यूब पे मैं आपको इस चैप्टर को इस तरीके से कराऊंगा, स्टोरी फ्रेमवर्क, मेमोरी फ्रेमवर्क्स, 60+ सिस्टम के तरीके से मैं आपको ये चैप्टर कराऊंगा कि एक के बाद एक टॉपिक आपके इंटरलिंक होंगे और वो चीजें, वो कीवर्ड्स आपको याद रहेंगे। हमारे चैनल पे इंटरव्यूज चले हुए हैं उन बच्चों के जो 3-3, 4-4 अटेम्प्ट से सिर्फ ऑडिट की वजह से अटके हुए थे, जिनके कभी 20, कभी 22, कभी 23 नंबर आ रहे थे, और फिर जब उन्होंने ये सिस्टम फॉलो किया, ये स्ट्रक्चर्ड रिवीजन टेक्निक्स देखी, तो इसके बाद उनके नंबर सीधा 70s में 69, 63, 66 ये नंबर जंप कर गए। अभी एक बच्चे के तो 75 भी आए और ये सारे इंटरव्यूज आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप थोड़ा सा भरोसा करिए, ये आपकी जीवन की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। इसके बाद आपको ऑडिट समझ भी आएगा, फन भी लगेगा और याद भी रहेगा। जिस बुक से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ना, वो बुक ही अपने आप में बहुत कमाल की है। ये सिर्फ और सिर्फ 180 पेजेस की बुक है, 180 पेज, बिल्कुल सही सुना आपने। आईसीआई का 700 पेज का मॉड्यूल जो है, उसको मैंने 180 पेज में कंसाइज फॉर्मेट में लिखा है। और ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ दिया, हर एक टॉपिक कवर है, हर एक कीवर्ड कवर है, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में, जैसे आईसीआई के एग्जामिनर को चाहिए, जिन पॉइंटर्स के वो नंबर देता है, चार्ट्स आपको याद कराने के लिए हर एक चीज का इसमें ध्यान रखा गया है। सिर्फ चार्ट्स नहीं, सिर्फ पॉइंटर्स नहीं, सिर्फ कीवर्ड्स नहीं, बल्कि स्टोरीज भी, पिक्चर्स भी और मेमोरी फ्रेमवर्क्स भी, जिसके थ्रू आपको ऑडिट लंबे वक्त तक याद रहेगा। मेरे बैच की शुरुआत होने जा रही है और इस बैच की शुरुआत के साथ मैं आपको करता हूं एक वादा कि आप इस बैच के बाद 60+ बहुत इजीली स्कोर कर पाएंगे। और एक वादा मुझे भी आपसे चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कि सर आई डेफिनेटली स्कोर एग्जेम्पशन दिस टाइम, क्योंकि आप थोड़ा सा भरोसा दिखाएंगे और बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारी मदद मैं आपकी करूंगा और हम दोनों मिलके इस सपने को पूरा करेंगे, ऑडिट में एग्जेम्पशन लेकर आएंगे। ठीक है जी। अब मैं आपको लेकर चलूंगा अपनी क्लास में, मेरी क्लास में, जहां पर मैं बच्चों को रिवाइज करा रहा हूं चैप्टर 1। और ये चैप्टर 1 जैसे जैसे बच्चे मेरे पीछे बोलेंगे, आपको भी बस उनके साथ वैसे वैसे बोलना है। और मैं वादा करता हूं कि चैप्टर खत्म होते तक ऑडिट आपका फेवरेट बन जाएगा और सारी चीजें आपकी टिप्स पे होंगी। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। याद है आप लोगों को चैप्टर 1 में क्या पढ़ाया था? कहानी सुनाई थी। किसकी कहानी सुनाई थी? अंबानी की कहानी सुनाई थी। लो मैं दोबारा सुना देता हूं। तो कहानी सुनाई थी मैंने एक छोटे से बच्चे की। एक छोटा सा बच्चा था, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था और कहानी की 200 साल पहले की। बच्चा जो है पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था उसको और स्कूल जा जाके तंग हो चुका था। तो अब वो कोशिश करता है घर पे जाके कि मैं पापा से बोल दूं कि मेरा स्कूल छुड़वा दो, लेकिन उसको डर था कि अगर मैं पापा से बोलूंगा स्कूल छुड़वा दो तो पिटाई पड़ेगी। लेकिन फिर भी वो स्कूल कितने दिन तक जाए, वो जा रहा है, फिर वो आखिर में तंग हो गया। आखिर में उसने हिम्मत करके पापा को बोला कि पापा पढ़ाई नहीं करनी, स्कूल छुड़वा दो। तो अब पापा क्या करेंगे? हाँ, मार भी सकते हैं, प्यार से भी समझा सकते हैं। तो क्या किताब मेरे को चाहिएगी बीच में, रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं किताब की, अब छोड़ दो। पापा डांट भी सकते हैं, समझा सकते हैं प्यार से।
तो पापा ने उसको पहले प्यार से समझाया कि बेटा पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या करेगा, रेडी लगाएगा। कह रहा नहीं नहीं कुछ तो फिगर आउट कर लूंगा। अब वो पापा को समझा रहा है कि पापा देखो पढ़ाई करके भी तो क्या ही करना, पैसा ही कमाना है, तो हम आज ही से पैसा कमा ले तो हमारा बेस भी बन जाएगा, ये है वह। फिर पापा ने थोड़ी डांट लगाई, मार पिटाई करी, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। अब हर रोज वो पापा से आके की बात करता है कि पापा पढ़ाई छुड़वा दो, पढ़ाई छुड़वा दो, पढ़ाई छुड़वा दो। आखिरी में जाके पापा उसकी पढ़ाई छुड़वा देते कि भाई तू कर ले, तेको जो करना है। 1 महीना 2 महीना 3 महीने बाद पापा ने हाथ जोड़ दी कि ठीक है तू कर ले, तेको क्या करना है, छोड़ दे पढ़ाई। अब उसने पढ़ाई छोड़ दी। अब वो ढूंढने निकल रहा है कि कौन बंदा अमीर है, क्या क्या करा जा सकता है। देखता है ढूंढ रहा है तो उसको देखता है माता का मंदिर। माता के मंदिर के बाहर लगी हुई थी बहुत बड़ी लाइन। उसको लगता है कि यार इतने सारे लोग खड़े हैं, खड़े खड़े इनको भूख तो लगती होगी। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक रेडी ही लगा लूं, जैसे पापा ने बोला था। तो वो लड़का पकोड़े की रेडी लगा लेता है, पकोड़े की रेडी लगा लेता है, चल जाती है उसकी पकोड़े की रेडी। अब उसका बिजनेस सेट है, सही चल रहा है, पैसे वैसे कमा रहा है। लेकिन फिर क्या होता है कि 1 महीने बाद भीड़ गायब होनी शुरू हो जाती है। 1 महीने बाद पूरे लोग गायब हो जाते हैं वहां से। अब वो दुकान वाले से पूछता है कि भाई यहां पर कल तक तो इतने लोग आ रहे थे, अब लोग कहां चले गए। दुकान वाला उसको बताता है कि बेटा यहां पर ना 1 महीने की मान्यता होती है माता की, तो लोग दूर दूर से आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। अब अगले साल फिर ये वाला महीना आएगा और फिर लोग आएंगे। अब उसको लगता है कि ये कैसा बिजनेस हुआ, साल में सिर्फ 1 साल में 1 महीना बिजनेस। कह रहा नहीं, उसने वो रेडी बंद करी। अब वो ढूंढ रहा है कि कौन कौन लोग अमीर है, ढूंढ रहा है सड़कों पे। तो उसको एक पैटर्न दिखता है कि जो भी लोग उसके आसपास से विदेश गए, उनके घर में गाड़ी भी है, उनके पास अच्छा बंगला भी है, उनके पास पैसे भी हैं। तो अब उसको लगता है कि अगर मैं भी विदेश चला जाऊं तो मेरे पास भी बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, बहुत सारी गाड़ियां आ जाएंगी। अब वो सोच रहा है कि विदेश कैसे जाऊं। तो पता करता है, अपने घर वालों से पता करता है, रिलेटिव से पता चलता है। उसको पता लगता है कि उसके कोई दूर के रिश्तेदार का कोई लड़का विदेश में गया हो। तो वो जुगाड़ लगाता है, उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरे को भी एक बार विदेश में बुला ले, उसके बाद मैं तेरे को तंग नहीं करूंगा। तो उसकी टिकट कराई जाती है और उसको विदेश में भेजा जाता है। अब वो गया है लड़का, एक छोटा सा देश, नाम था उसका यमन। यमन में जाके अब वो लड़के ने पढ़ाई तो बीच में छोड़ दी। तो उसको कैसी नौकरी मिलेगी, सीए वाली नौकरी मिलेगी क्या? नहीं, उसको पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने की नौकरी मिलती है। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता है, चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। फिर थोड़े टाइम बाद यमन की देश की गवर्नमेंट के पास एक समस्या आती है। समस्या ये आती है कि उनकी ना देश की करेंसी गायब होने लगती है। तो सरकार को लगता है कि हमारे देश की करेंसी चुरा कौन रहा है, पता लगाओ। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को बुलाया जाता है, पता लगाया जाता है। तो उनको पता चलता है कि हमारे देश के ना सिक्के गायब हो रहे हैं, नोट गायब नहीं हो रहे। और सिक्के क्यों गायब हो रहे हैं? क्योंकि एक सिक्का उस वक्त बना करता था चांदी का। मैंने आपको बताई थी कि कहानी है 200 साल पहले की। चांदी का सिक्का बना करता था और 1 रुपए के सिक्के में 3 रुपए की वैल्यू की चांदी लग रही। आपने देखे 1 रुपए के सिक्के आजकल बहुत छोटे होते जा रहे हैं। वो किस लिए? इसीलिए कि 1 रुपए के सिक्के में 1 रुपए से कम का मेटल हो, वरना लोग क्या करेंगे, सिक्के पिघला देंगे। और वैसा ही दिमाग किसी इंसान ने लगाया, वो सिक्के पिघला दिए और सिल्वर मार्केट में बेच दिया। ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, इतने सिक्के पिघला दिए कि पूरे देश के सिक्के खत्म हो गए। तो अब सरकार कहती है कि पता लगाओ कि आदमी कौन है। ये सिक्के पिघलाना कोई लीगल थोड़ी ना है कि ऐसे कैसे सिक्के पिघला सकता है हमारे। जब तक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पता लगाती है, उनको पता चलता है कि एक आदमी जो पेट्रोल पंप पे काम करता था, पेट्रोल भरता था और उसने ये सारे सिक्के पिघला दिए। वो उसके पास पहुंचने लगते हैं इससे पहले कि वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के वापस से इंडिया में आ जाता है, ढेर सारा पैसा इकट्ठा करके। अब बोरिया बिस्तर बांध के इंडिया में तो आ गया, उस देश की गवर्नमेंट का बस दूसरे देश पे चलेगा क्या? हमारे देश से कितने लोग फ्रॉड करके गए, नीरव मोदी, विजय माल्या, दूसरे देश में चले जाते हैं, क्योंकि एक देश की बाउंड्रीज तक ही एक देश का लॉ सीमित है। हमारे देश की गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाती, सिमिलरली उनके देश की गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाई। उसके बाद लड़के ने आके एस्टैब्लिश करी अपनी खुद की कंपनी। ये स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी, ये स्टोरी थी धीरूभाई अंबानी की। उन्होंने फिर अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करी और कंपनी को ग्रो करने लगे। उनकी कंपनी सही चल रही थी, बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन उनको लगता था कि यार इतनी ग्रोथ नहीं हो रही, इतना मजा नहीं आ रहा। 10, 12, 15, 20% की ग्रोथ से उनका मन नहीं भर रहा था। उनको लगता है कि मेरे को ना देश की सबसे बड़ी कंपनी बनानी है। अब देश की सबसे बड़ी कंपनी बनाने के लिए क्या चाहिएगा? पैसा चाहिएगा। अब पैसा कहां से आ सकता है? पैसा बैंक से आ सकता है। तो अंबानी जी बैंक के पास गए, बैंक से बोला कि बैंक जी मुझे लोन चाहिए था। बैंक कहता बताओ कितना लोन चाहिए आपको?
कह रहा जितना भी आप दे सकते हो, बताओ कितना दे सकते हो। उनने कहा क्या रखोगे? कहते लो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लो, मैं बिजनेस करता हूं, ऑलरेडी एक अच्छा खासा बिजनेस चला रहा हूं, इसके बदले में मुझे लोन दे दो। अब लोन मिल जाता है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बिजनेस करने वाले को? मिल जाता है। बैंक वाले ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी, कह रहा साहब लोन दे देंगे। कह रहा कितना का दोगे? कह रहा 20-30 लाख का लोन मिल जाएगा आपको इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। कह रहा 20-30 लाख से मेरा क्या होगा? मेरा तो सपना है देश की सबसे बड़ी कंपनी बनाने का, तो मेरे को कम से कम 20-30 करोड़ का तो लोन दे। बैंक वाला कहता भाई साहब लंच ब्रेक के बाद भी मत आना, चले जाओ यहां से। अब अंबानी जी चले गए, कह रहे 20 लाख के लोन से तो मेरा क्या होगा? और ढूंढ रहे हैं और क्या तरीके हो सकते हैं पैसा कमाने के, पैसा लाने के? पार्टनर्स, शेयर इशू होते नहीं तो उस टाइम पे पार्टनर्स को लाया जा सकता है। बहुत सारे पार्टनर्स लाने पड़ेंगे अगर उनको इतना सारा पैसा चाहिए, और बहुत सारे पार्टनर्स लाने पड़ेंगे तो बहुत सारे पार्टनर्स अपनी अपनी चलाएंगे। सब अपनी अपनी चलाएंगे तो बिजनेस चलेगा तो है नहीं, डूब जाएगा। तो बहुत सारे पार्टनर्स भी नहीं लाए जा सकते। तो अंबानी जी ने एक जुगाड़ निकाला, अपने घर से स्टूल लेके गए, मार्केट के बीचों बीच रखा, स्टूल के ऊपर खड़े हुए और एक लिया भोंपू आवाज लगाने वाला कि सुनो सुनो सुनो। अब अंबानी जी खड़े हैं, धीरे धीरे भीड़ खड़ी होने लगी, भीड़ आने लगी और अंबानी जी स्पीच देना शुरू करते हैं कि सुनो, मेरा नाम है धीरूभाई अंबानी और मैं मालिक हूं इस कंपनी का, रिलायंस इंडस्ट्रीज, और ये कंपनी, मेरा सपना है कि मैं देश की सबसे बड़ी कंपनी बनाऊं। फिर वो बोलते हैं कि मैं जानता हूं कि आप लोगों के भी कुछ सपने हैं, आप लोगों के सपने हैं कि आपके पास भी एक बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, स्कूल में, अच्छे स्कूल में आपके बच्चे जाएं, और मैं ये भी जानता हूं कि आपके पास ये सपने पूरे करने के ना तो रिसोर्सेज हैं और ना ही वक्त है। आप लोग रोज सुबह नौकरी में जाते हो, शाम को आते हो, थक जाते हो, इतने पैसे नहीं है, बिजनेस खुद से कर नहीं सकते, तो अब वो सारे काम आपके लिए मैं करूंगा। आज मैं आपको मौका देता हूं मेरी कंपनी में पैसा लगाने का। आज मैं इस कंपनी के शेयर्स आपको देता हूं, इस कंपनी का जितना मालिक मैं उतने मालिक आप 100 रुपए लगाएंगे तो मैं आपको 1000 बना के दूंगा, 1000 लगाएंगे तो मैं आपको 10,000 बना के दूंगा। ये मेरा वादा है, सारा काम मैं करूंगा, आप जितने चाहें उतने रुपए लगा सकते हैं, 10 से लेके 100 से लेके 1000 तक। तो अब ढेर सारे लोग खड़े थे, तो क्या सब पैसे लगा देंगे? नहीं लगाएंगे। कुछ लोग पैसे लगाएंगे, कुछ लोग पैसे नहीं लगाएंगे। जिन लोगों ने पैसे लगाए, अंबानी जी ने उनसे पैसे लिए, फिर यही स्पीच जा जाके बहुत सारी जगह दी और बहुत सारी इंडिया की जनता से पैसा इकट्ठा कर लिया। सो दिस वाज हाउ आईपीओ बिकेम पॉपुलर अमंग इंडिया। आईपीओ पहले भी आते थे, शेयर मार्केट पहले भी था, पर पब्लिक लगाती नहीं थी। अंबानी जी थे जो इंडिया में पहला आईपीओ लेके आए, पहली अपनी कंपनी को फेमस किया आम जनता से, जिन्होंने पैसा लिया। उसके बाद आप लोग जानते हैं द रेस्ट इज हिस्ट्री। अंबानी जी ने देश की सबसे बड़ी कंपनी बनाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज, और जैसा लोगों को प्रॉमिस किया था वैसे उनको पैसे दिए। जिसने 100 लगाए थे उसको 1000 और जिसने 1000 लगाए थे उसको 10,000। अब सब लोग बहुत खुश हैं, लेकिन यहां पर 2 लोग हैं जिनको समस्या है। कौन से 2 लोग? एक तो जिन्होंने पैसे नहीं लगाए, और दूसरा जो कॉम्पिटिटर्स थे जिन्होंने पैसे नहीं लगाए। उनको क्या समस्या है कि यार हम भी लगा लेते तो आज हम भी बहुत पैसे वाले होते। और कॉम्पिटिटर्स, उनको लगता है कि यार ये लड़का हमारे बीच में सुट के सड़क पे से पैसे ले गया और देश की सबसे बड़ी कंपनी बना ली, हम भी पैसे उठा लेते, हम भी बना लेते। तो अब लोग पैसे लगाना भी चाहते हैं और बिजनेसमैन पैसे उठाना भी चाहते हैं। मार्केट में डिमांड भी आ गई, सप्लाई भी आ गई, तो अब क्या होगा? अब और लोग आने लगेंगे मार्केट में और पैसा उठाने के लिए स्पीचेस देने लगेंगे, और लोग आने लगेंगे मार्केट में और पैसा लगाने लगेंगे। तो ऐसा ही हुआ, ढेर सारे बिजनेस वाले आए और पैसा लगाने लगे। फिर एक दिन आता है विजय माल्या आता है, वो भी ऐसे स्टूल लेता है और बोलता है कि सुनो, लोगों को इकट्ठा करता है और उनको बताता है कि देखो, मैं जानता हूं आप लोगों ने अंबानी जी वाली स्कीम मिस कर दी, लेकिन आज मैं आपको फिर से एक और मौका देने वाला हूं, वैसा ही मौका, उससे ज्यादा अमीर बनाने वाला मौका। कह रहा अंबानी जी क्या बेचते हैं? कपड़े बेचते हैं, तेल निकाल के बेचते हैं जमीन में से। हम बेचेंगे दारू, हाई प्रॉफिट मार्जिन, हाई रेट वाला बिजनेस, और एक बार जो बंदा पिएगा रिपीट रेट बहुत ज्यादा, 100% रिपीट रेट। तो कह रहा पैसा ही पैसा कमा लेंगे, आप बस मेरे पास पैसा लगा के देखो एक बार। तो लोग बहुत खुश हुए, वो तो पहले ही ढूंढ रहे थे कि कोई ना कोई तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि हम अंबानी जी जैसे पैसा कमा सकें। अब लोगों ने भर भर के इसको पैसा दे दिया विजय माल्या को, और विजय माल्या ने बिजनेस बनाया। विजय माल्या ने किंगफिशर को बहुत बड़ा ब्रांड बनाया, उसके बाद एयरलाइंस में स्विच किया, धीरे करके बहुत बड़ी कंपनी बन गई। क्रिकेट की टीम्स खरीद ली, फॉर्मूला 1 की रेसेस कराई, विजय माल्या बहुत बड़ा ब्रांड बन गया, सब लोग बहुत खुश। विजय माल्या के प्रॉफिट्स आसमान छू रहे थे, हर
जितने भी लोगों ने पैसा लगाया था सब लोग बहुत खुश कि चलो अब तो अंबानी जी जैसी अपॉर्चुनिटी हमको मिल गई। लेकिन समस्या क्या थी कि विजय माल्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखा रहा था वो सही नहीं थी। वो सामने तो दिखा रहा था कि मेरे पास इतना प्रॉफिट है, लेकिन पीछे से चुपचाप प्रॉफिट निकाल के बाहर के देशों में भेज रहा था। और एक दिन आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉड एक्सपोज हो जाता है, न्यूज में सारी बात आती है, शेयर होल्डर सुनते हैं और उनको पता लगता है कि विजय माल्या तो देश छोड़ के भाग गया सारे पैसे लेके, और अब उन सब शेयर होल्डर्स के पैसे डूब गए। तो अब मार्केट में क्या क्रिएट हो जाएंगे? ट्रस्ट इश्यूज। मार्केट में क्रिएट हो गए ट्रस्ट इश्यूज। ट्रस्ट इश्यूज बोले तो कि लोग आ रहे हैं, लोग पैसा लगा नहीं पा रहे। बिजनेसमैन आ रहा है, वो बोल रहा है कि मैं बिजनेस करूंगा, मैं आपको रिटर्न्स जनरेट करके दूंगा, आप मुझ पे पैसा लगाएं। लेकिन लोग क्या अब पैसा लगा पाएंगे? क्या वो लगाना चाहते हैं? तो लगाना तो वो चाहते हैं, लेकिन वो लगा पाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनको ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो गए। अब मैंने आपको फिर बताया था कि पुराने जमाने की बात है, पुराने जमाने में जब भी ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट होते थे तो शेयर होल्डर रोते रोते कहां जाते थे? बाबा जी, गुरु जी के पास, बेसिकली गुरु जी के पास जाते थे। तो वो सारे भागे भागे गुरु जी के पास गए कि गुरु जी समस्या है, समाधान दीजिए। सारी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे है। अब इतने में शेयर होल्डर्स बातचीत कर ही रहे थे, इतने में आते भागे भागे अंबानी जी। कौन से अंबानी जी? छोटे अंबानी जी, ये वाले। अब अंबानी जी बड़े वाले तो रहे नहीं, धीरू भाई अंबानी तो रहे नहीं, तो उनके दो बच्चे हैं। रिलायंस इज बीइंग रन बाय टू अंबानी ब्रदर्स, बड़े अंबानी छोटे अंबानी। तो छोटे अंबानी जी आते हैं और गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी मेरे पास भी एक समस्या है। गुरुजी कहते हैं तुम्हारे पास क्या समस्या है? तुम्हारे पास क्या समस्या है? तुम्हारी तो इतनी बड़ी कंपनी है, हर गली हर शहर में तुम्हारी ब्रांच है, इतने सारे एम्प्लॉइज है, इतना सारा पैसा, तुम्हें भी और पैसे उठाने क्या? कह रहा नहीं, मुझे पैसे नहीं उठाने, लेकिन समस्या ये है कि इतनी बड़ी कंपनी है, हर गली हर शहर में मेरी ब्रांच है, तो एम्प्लॉइज भी बहुत ज्यादा है, और हर एम्प्लॉय पे मैं तो नजर नहीं रख सकता। गुजरात वाले एम्प्लॉय पे भी, गुजरात वाले मैनेजर पे भी, हरियाणा वाले पे भी, राजस्थान वाले पे भी, हर किसी पे मैं तो नजर नहीं रख सकता। और कल को अगर किसी ने विजय माल्या वाला काम मेरे साथ किया कि मेरे को तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही दिखाई, लेकिन चुपचाप पीछे से पैसा निकाल के बाहर कर दिया और फिर वो देश छोड़ के भाग गया, तो शेयर होल्डर्स किसकी गर्दन पकड़ेंगे? मेरी पकड़ेंगे। लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो मेरे को भी अब अपने एम्प्लॉइज पे क्या क्रिएट हो रहे हैं? ट्रस्ट इश्यूज। तो अंबानी जी की भी समस्या थी। उसके बाद भागा भागा आता है नया बिजनेसमैन। नया बिजनेसमैन, इसकी क्या समस्या थी? नया बिजनेसमैन कह रहा है कि गुरुजी मेरी भी समस्या है। गुरुजी कह रहे हैं हाँ मुझे पता है कि शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहे, रुको बात कर रहा है। कह रहा है नहीं, मैं तो शेयर होल्डर से पैसा मांग भी नहीं रहा, मैं तो बैंक के पास गया था पैसा मांगने की, शेयर होल्डर नहीं देते तो नहीं देते, मैं तो बैंक के पास गया था, लेकिन अब तो बैंक वाला भी पैसा नहीं दे रहा। बैंक वाला भी ये कह रहा है कि भाई तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हम भरोसा कैसे करें? तुम भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स झूठ दिखा रहे हो, पीछे से पैसा निकाल के कहीं और ले गए तो हम तो तुम्हें लोन देंगे ही, तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेस पे लोन देना ही बंद कर दिया, तो बैंक वाला भी मेरे को लोन नहीं दे रहा, तो मैं बिजनेस बनाऊंगा कैसे? तो गुरुजी ये समस्या है। अब ये सारी समस्या चल रही है और इस सारी समस्या का एक समाधान था। क्या समाधान था? ऑडिट करा लो। ऑडिट क्या होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ठीक है या नहीं, एक बाहर से एक्सपर्ट बंदा आएगा जिसको अकाउंट्स की, टैक्स की, लॉ की, एफएम की, ऑडिट की ये सारी नॉलेज होगी, वो चेक करेगा और ठप्पा लगाएगा कि जो ये बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फिगर दिखा रहा है वो ठीक भी है कि नहीं है। वो ठप्पा लगाएगा चेक करने के बाद, और अगर बाहर का बंदा होगा, एक्सपर्ट बंदा होगा, सारी चीजें डिटेल में चेक करेगा, ठप्पा लगाएगा, तो क्या ट्रस्ट इश्यू सोल्व हो जाएंगे? हाँ कि ना? किस किस के ट्रस्ट इश्यू सोल्व हो जाएंगे? सबसे पहले कौन आया था? शेयर होल्डर्स। तो क्या शेयर होल्डर्स के ट्रस्ट इश्यू सोल्व हो जाएंगे? क्या अंबानी जी के ट्रस्ट इश्यू सोल्व हो जाएंगे? क्या नए बिजनेसमैन के ट्रस्ट इश्यू सोल्व हो जाएंगे? सबके ट्रस्ट इश्यू सोल्व हो जाएंगे। सो दीज वर द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। पेज नंबर निकालो जरा, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट आपकी किताब में टॉपिक होगा। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट या व्हाई ऑडिट इज नीडेड। अच्छा, अब ऋषभ है हमारा, ऋषभ को हमने सीए बना दिया। सारे लोग बोले कि भाई अब तो ऑडिट कराएंगे, अब तो ऑडिट कराएंगे। सारे शेयर होल्डर्स कह रहे कि ऑडिट कराएंगे, कह रहे लेकिन किससे कराएं? ऋषभ खड़ा हुआ कह रहा मैं सीए हूं, मैं एक्सपर्ट हूं, मेरे को सब आता है। कह रहे तेरे को डाउट आ रहा है? कह रहे चलो कोई बात नहीं, भेजते हैं इसको। इसने अपनी डिग्री दिखाई और ये सीए बन के गया। अब इसने दिन रात मेहनत करी, एक एक एंट्री चेक कर डाली, बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है, और इसने फाइनली फ्रॉड पकड़ लिया। अंबानी जी की कंपनी में इसने फ्रॉड पकड़ लिया। अब इसकी क्या जिम्मेदारी है? बताना शेयर होल्डर्स को। ये आ रहा था बताने शेयर होल्डर्स को, लेकिन फिर अंबानी जी आए, कह रहे इधर आ ऋषभ, कहां जा रहा है? कह रहे शेयर होल्डर के पास जा रहा हूं जी। कह रहे शेयर होल्डर के पास जाके क्या करेगा? सुनना,
तू गोवा जा, तू बाहर विदेश घूमने जा, पैसे वैसे ले, मेरे से शेयर होल्डर्स का तेरा क्या लेना देना है, तू जा घूमने फिरने जा, ऐश कर, शेयर होल्डर को मैं अपने आप संभाल लूं। तो ऋषभ कह रहा स्कीम बढ़िया है, दे दो पैसे। तो ऋषभ ने पैसे ले लिए, बिक गया। तो अब तुमने सीए को भेज तो दिया था, ऋषभ एक्सपर्ट तो है, एक्सपर्ट तुमने मान लिया, लेकिन अगर आदमी की नियत ही खराब तो फिर क्या करें? ट्रस्ट इश्यूज सोल्व हो गए क्या इससे? तो इसके लिए ऑडिटर को क्या होना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट। ऑडिटर को होना पड़ेगा इंडिपेंडेंट। अगर मान लो ऋषभ को अंबानी जी ने नौकरी पर रखा है और ऋषभ गलतियां निकाल रहा है अंबानी जी की, कि बॉस ने नौकरी पर रखा, वो बॉस की गलतियां निकाल रहा है, तो बॉस क्या बोलेगा अगले दिन कि बेटा नौकरी प्यारी नहीं है तेरे को, बाल बच्चे स्कूल में नहीं जाते क्या तेरे, नौकरी से निकाल दो तेरे को। तो क्या वो सीए शेयर होल्डर्स को बता पाएगा कि अंबानी जी ने फ्रॉड किया है? नहीं बता पाएगा। इसीलिए ऑडिटर का क्या होना जरूरी है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? कि वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, उसकी जजमेंट किसी और के अधीन ना हो, यानी कि कंपनी का बंदा नहीं हो, बेसिकली बाहर का बंदा हो। बात समझ में आती है? वही अगर ऋषभ की खुद की फर्म होती और ऋषभ फ्रॉड करने का सोचता तो इसका नाम खराब होता, मार्केट में फिर कोई भी इसको काम नहीं देता। बात समझ में आती है? ऋषभ की खुद की फर्म होती तो अंबानी जी इसको नौकरी से निकालने की धमकी नहीं दे पाते। क्यों? अगर वो धमकी देते तो ऋषभ कहता मेरे पास और 50 क्लाइंट आप देख लो अपना, मैं कर लूं अपना। बात समझ में आती? तो बंदा कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस इज द मोस्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग एन ऑडिटर। तभी ट्रस्ट इश्यूज सोल्व होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि ऑडिट का जन्म क्यों आता। अब आपको समझ में आ गया कि ऑडिटर क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट में जो हमने कहानी पढ़ी, सबसे पहले कौन नाराज थे? शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स की समस्या सोल्व हो गई क्या? क्या होगी? शेयर होल्डर की समस्या सोल्व होगी। अब उनको क्या आ जाएगा? कॉन्फिडेंस। तो पहला बेनिफिट, इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू द यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंस आता है उनको। कॉन्फिडेंस क्यों आता है? क्योंकि ऑडिट एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म है। कॉन्फिडेंस क्यों आता है? क्योंकि ऑडिट एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म है। उसके बाद कौन आया था भागा भागा? अंबानी जी। अंबानी जी की समस्या क्या थी? एम्प्लॉइज पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। तो अब क्या वो एम्प्लॉइज पे ट्रस्ट कर पाएंगे? क्या अंबानी जी अगर ऑडिट कराते तो उन्हें पता चल जाएगा कि भाई गुजरात वाला जो मैनेजर है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है? तो ऑडिट विल एक्ट एज अ मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज। इट विल एक्ट एज अ मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज। उसके बाद कौन आया था भागा भागा? नया बिजनेसमैन। उस पर कौन ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था? बैंक वाले। तो अब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ले जाएगा तो क्या बैंक वाले ट्रस्ट कर पाएंगे? कर पाएंगे। तो अब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी रिलाइड अपॉन बाय लेंडर्स एंड बैंकर्स फॉर मेकिंग देयर क्रेडिट डिसीजन, कि इस बंदे को लोन देना है कि नहीं देना, ये होता है क्रेडिट डिसीजन। तो बैंकर्स और लेंडर्स भी अब ट्रस्ट कर पाएंगे। ये सारा मामला शुरू किसके जैसे हुआ था? विजय माल्या के जैसे। क्या किया था उसने? फ्रॉड किया था। तो अब ऑडिटर आएगा तो क्या फ्रॉड और एरर पकड़ पाएगा? तो इट विल हेल्प डिटेक्ट फ्रॉड और एरर और बोथ। क्या जरूरी है हर जगह फ्रॉड या एरर हो ही हो? नहीं, जरूरी तो नहीं है कि हर जगह फ्रॉड और एरर हो ही हो। क्या पता प्रोसेस में कुछ इंप्रूवमेंट हो, कुछ कमियां रह गई हो कि भैया वैसे तो ठीक है लेकिन कुछ और इंप्रूव किया जा सकता है। तो ऑडिटर आएगा, ऑडिटर एक्सपर्ट है, सारी चीजें जानता है, बहुत सारी कंपनीज का काम करता है। तो इट विल ऑल्सो be useful for pointing out deficiencies. It is also useful for pointing out deficiencies. And last में मैंने आपको सुनाया था कि कहानी में सबसे पहले नुकसान किसका हुआ था? सरकार का। सरकार के सिक्के पिघला दिए थे। तो अब इन सब को देख के सरकार भी बहुत खुश हो रही थी। सरकार को क्या फायदा ऑडिट कराने से? टैक्स का, कि अब बिजनेस जो है वो अपनी इनकम को अंडर रिपोर्ट नहीं कर पाएगा। अगर कोई चेक करने वाला ही नहीं है तो आप टैक्स ज्यादा देना चाहोगे, कम देना चाहोगे? कम देना चाहोगे, तो आप अपनी टर्नओवर कम दिखाओगे। लेकिन अब क्योंकि ऑडिटर आएगा, ठप्पा लगाएगा, तो बिजनेसमैन सही प्रॉफिट दिखाएगा और सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा। तो दीज आर आल्सो हेल्पफुल टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज फॉर डिटरमाइनिंग टैक्स लायबिलिटीज। हेल्पफुल टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज फॉर डिटरमाइनिंग टैक्स लायबिलिटीज। 6 पॉइंट एक बारी मैं किताब से पूरा पूरा पढ़ा देता हूं। पहले पॉइंट में बोलता है वापस से कि ऑडिटेड अकाउंट जो है कॉन्फिडेंस देते हैं यूजर्स को। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? क्योंकि अब शेयर होल्डर्स को पता है कि जिस इंफॉर्मेशन पे वो रिलाई कर रहे हैं वो क्वालिटेटिव है। इंफॉर्मेशन क्वालिटी वाली कब होती है? जब उसमें गलतियां हो या गलतियां ना हो? गलतियां ना हो तो इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव क्यों है? गलतियां क्यों नहीं है? क्योंकि ऑडिट करी गई है। ऑडिट इज एन आउटकम ऑफ एन एक्सरसाइज कैरिड आउट बाय फॉलोइंग एसेज रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। ऑडिट करी गई है एसेज के हिसाब से, उन एसेज के हिसाब से जो ग्लोबली
रिकॉग्नाइज है, सारी कंट्रीज के ऑडिटर्स ने मिलके बनाए हैं। उसके बाद इन कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाता है? मैनेजमेंट बनाती है। इसीलिए शेयर होल्डर अलग है, मैनेजमेंट अलग है। शेयर होल्डर कौन होते हैं? कंपनी के ओनर्स। तो ओनर कोई और है और चला कंपनी कोई और रहा है, इसीलिए ओनर को एक तसल्ली चाहिए कि जो चला रहा है मेरी कंपनी वो सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। इसलिए शेयर होल्डर्स नीड एन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म सो दैट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज क्वालिटेटिव, क्वालिटी वाली इंफॉर्मेशन हो, एंड रिलायबल, भरोसेमंद हो, और उनका इंटरेस्ट जो है वो सेफ गार्ड हो जाए, इंटरेस्ट जो है वो सेफ रहे। इंटरेस्ट यानी कि जो पैसा उन्होंने लगाया है वो सेफ रहे। बात समझ में आती है? दीज वर द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। पढ़ के देखो 1 मिनट के लिए, अभी पूछूंगा फटाफट से, एक बस कीवर्ड्स पढ़ लेना। देखो पहला क्या था? शेयर होल्डर्स की समस्या थी, तो इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू द यूजर्स। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? क्योंकि ऑडिट एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म है। फिर अंबानी जी को एम्प्लॉइज पे भरोसा नहीं था, तो इट एक्ट एज अ मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज। बैंकर वाले बैंक्स पैसा नहीं देते, तो इट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी रिलाइड अपॉन बाय बैंकर्स एंड लेंडर्स। उसके बाद सारा मामला शुरू किसके वजह से हुआ था? इट विल हेल्प डिटेक्ट फ्रॉड और एरर। फ्रॉड एरर नहीं है तो पॉइंटिंग आउट डेफिशिएंसीज, फ्रॉड एरर नहीं है तो पॉइंटिंग आउट डेफिशिएंसीज। सरकार भी बहुत खुश थी, तो इट विल हेल्प गवर्नमेंट अथॉरिटीज फॉर डिटरमाइनिंग टैक्स लायबिलिटीज। बात समझ में आती है? ऑडिट की डेफिनेशन याद है किसी को? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ financial information of any entity whether profit oriented or not। देखो पढ़ा देता हूं एक बारी। ऑडिट की डेफिनेशन, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब आपको इंडिपेंडेंट का मतलब पता है, एग्जामिनेशन का मतलब पता है चेक करना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको पता है पैसे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। कंपनी लिखा है क्या? नहीं। क्या लिखा है? एंटिटी। एंटिटी का मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कुछ भी, एनजीओ, चैरिटेबल, एनीथिंग, कुड बी एनीथिंग ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, चाहे प्रॉफिट वाली हो चाहे ना हो। अब आप यहां से गए, घर जाने के बाद आपने YouTube चलाया और YouTube पे देखा कि एक ऐड आ रही है। ऐड में वो बोल दे कि बेचारा बच्चा कैंसर से पीड़ित है, इसके इलाज के लिए हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो आप अगर थोड़ा सा सहयोग कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी। ऋषभ ने सहयोग करा, ऋषभ ने अपनी पॉकेट मनी दी, और फिर ऋषभ के जैसे बहुत सारे बड़े दिल वाले लोगों ने थोड़ी थोड़ी पॉकेट मनी दी। उस आदमी के पास 20 करोड़ इकट्ठा हो गया। अब वो सोच रहा है कि 20 करोड़ लगाऊंगा इस पे। उसने पैसे लिए और विदेश चला गया। ऋषभ के साथ क्या हो गया? फ्रॉड हो गया। तो अब ऋषभ को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? ऋषभ तो स्कीम चालू करने के चक्कर में कह रहा मैं करता हूं ये। तो अब आपको बुरा लगेगा कि आपने अपनी मेहनत से कमाए पैसे किसी की मदद के लिए दिए, उसकी मदद भी नहीं और आदमी ने फ्रॉड कर दिया। तो अब इसका क्या तरीका हो सकता है? इसका भी एक बेटर तरीका कि अब जिस भी एनजीओ चैरिटेबल, क्योंकि वो बच्चा खुद ऐड चला रहा है क्या, उसके बिहाफ पे कोई और चला रहा है, तो जितने भी एनजीओ चैरिटेबल हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे जा सकते हैं, ऑडिट कराए जा सकते हैं कि भैया असल में ये हॉस्पिटल्स पे पैसा खर्च कर रहे हैं कि नहीं, दवाइयों पे पैसा खर्च कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें देखी जा सकती हैं। तो इससे हमें भरोसा आएगा कि भैया जो नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज भी हैं वो भी सही काम कर रही हैं। इसलिए यहां पर लिखा है वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। साइज, नया बिजनेसमैन भी ऑडिट करा रहा था और अंबानी जी भी ऑडिट कराते, तो कंपनी छोटी हो या बड़ी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। लीगल फॉर्म यानी कि पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, एनजीओ, चैरिटेबल सोसाइटी, ट्रस्ट, कैसे वो एंटिटी रजिस्टर्ड है उससे भी फर्क नहीं पड़ता, सबका ऑडिट कराया जा सकता है। और ऑडिट क्यों करते हैं? आप लोगों ने ऋषभ को भेजा कि ऋषभ भाई ऑडिट करके आ, ऋषभ ने फ्रॉड भी पकड़ लिया। ऋषभ के पास अंबानी जी के शेयर्स थे, ऋषभ ने क्या करा? अपने शेयर्स बेचे, कह रहा चलो मैं तो फ्रॉड से बच गया, अब ये गोवा में चल कर रहा है। उसके बाद तुमको 4 दिन बाद खबर आती है कि भाई साहब अंबानी जी ने फ्रॉड कर दिया, पैसे आप लोगों के डूब गए।
आयुष फोन करता है ऋषभ के पास, क्या ऑडिटर साहब आपको भेजा था फ्रॉड पकड़ने के लिए, आप पकड़ नहीं पाए? कह रहा हाँ पकड़ लिया था भाई। कह रहा फिर अपने शेयर बेच दिए मैंने। तो जब तक ऑडिटर आपको नहीं बताएगा, क्या आपका कोई फायदा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ऑडिट का पर्पस, एग्जामिनेशन का पर्पस क्या है? व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद द व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ओन, कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये ठीक है या नहीं, उसके ऊपर ओपिनियन देगा ऑडिटर, तभी हमारा फायदा होगा। बात समझ में आती है? वापस से बोलेंगे एक बार, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of size or legal form, when such an examination is conducted with a view। क्लास मेरे को भी बोलने दिया करो बीच बीच में, थोड़ा सा मैं बोलूंगा, थोड़ा सा तुम बोलोगे, है ना? ऑडिट इज एन independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon। ठीक है जी। उसके बाद अब गुरुजी ने समस्या का समाधान दे दिया कि बच्चा ऑडिट करा ले। ऑडिट कराएगा तो तेरे को ट्रस्ट हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। अब वहां पे सारी सभा बैठी थी, सारे शेयर होल्डर्स बैठे थे, अंबानी जी भी खड़े थे। अब शेयर होल्डर्स ऐसे देख रहे हैं अंबानी जी को कि देख रहे हो अंबानी जी कह रहे क्या हो गया? कह रहा अब हमारा ऑडिटर आएगा और तुम्हारे कान के नीचे लगाएगा, सारी इंफॉर्मेशन निकलवाएगा और जो भी तुमने फ्रॉड करा है हमको आके बताएगा। तो अंबानी जी कह रहे कि गुरुजी, अंबानी जी गुरुजी के पैर पड़ गए, कह रहे मैं क्यों पिटूं, भागा कौन फ्रॉड करके? माल्या। कह रहा भागा वो, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मैं क्यों पिटूं? शेयर होल्डर कह रहे बेटा ऐसे ही होता है। अब देखो, तो अब अंबानी जी के साथ इंसाफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, क्या होता है? ऑडिटर जाएगा और पिटाई करेगा क्या? बेटा तुम ही बनोगे ऑडिटर, पिट क्या होगा वहां कहीं? हाँ बस क्लास में हाँ निकल रही तुम्हारी। तो वो जो तुमने टीवी में देखा है कि 4 लोगों की टीम आती है, सोफे वोफे फाड़ती है, दीवार तोड़ती है और डॉक्यूमेंट्स निकालती है, वो कौन होती है? वो ऑडिटर्स नहीं होते, वो होते हैं इन्वेस्टिगेटर्स। कौन होते हैं? इन्वेस्टिगेटर्स। इन्वेस्टिगेटर्स के पास होती है लीगल पावर, ऑडिटर के पास नहीं होती। इन्वेस्टिगेटर ये सब कर सकता है, ऑडिटर ये सब नहीं कर सकता। क्लास डिस्टर्बेंस नहीं। ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, तो ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। निकालो जरा एक बारी, ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन अलग है, ऑडिट अलग है। कहता है ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कब कराई जाती है? आपने स्कैम 1992 देखी थी, हर्षद मेहता को मार पिटाई करी गई थी, उसके साथ उसको एक रूम में बैठा के इन्वेस्टिगेशन करी गई थी। इन्वेस्टिगेशन तब कराई जाती है जब हमें शक होता है कि भैया किसी तो आदमी ने फ्रॉड किया है, हमें सस्पेक्टेड है कि भैया फ्रॉड कमिट किया गया है। इन्वेस्टिगेशन क्या है? क्रिटिकल एग्जामिनेशन विद अ स्पेशल पर्पस। एग्जांपल, जैसे कि फ्रॉड सस्पेक्टेड है, अगर स्पेशल पर्पस है, फ्रॉड सस्पेक्टेड है, तो इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। अश्योरेंस मतलब तसल्ली। ऑडिट के 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। कौन से 2 ऑब्जेक्टिव? तसल्ली लेना, तसल्ली देना। तसल्ली लेना इज टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस एंड तसल्ली देना इज टू रिपोर्ट एज रिक्वायर्ड बाय एसएस। वापस से ऑडिट के 2 ऑब्जेक्टिव है, तसल्ली लेना, तसल्ली देना। तसल्ली लेना इज अंग्रेजी में बोलेंगे टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। तसल्ली देना इज टू रिपोर्ट एज रिक्वायर्ड बाय एसएस। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर रिपोर्ट करेंगे एज रिक्वायर्ड बाय एसएस। ये है ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव। तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल का क्या मतलब है? हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। रीजनेबल का क्या मतलब है? हाई बट नॉट एब्सोल्यूट, यानी कि हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। अश्योरेंस का मतलब तसल्ली, ऊंचे लेवल की तसल्ली देंगे बट नॉट एब्सोल्यूट, 100% नहीं, कुछ कम देंगे लेकिन अच्छे खासे लेवल की तसल्ली देंगे। हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। Objective of audit is to obtain reasonable assurance about whether financial statement as a whole are free from material misstatements, whether due to fraud and error। क्या हम पहले से सोच के जाते हैं एज ए नोटर कि अंबानी जी ने तो फ्रॉड किया ही किया है? नहीं। देश में इतनी सारी कंपनीज हैं, सबका ऑडिट होता है।
और सब कंपनीज यूजुअली ठीक ही बनाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 90% कंपनीज का ठीक ही बनता है। तो हम पहले से सोच के नहीं जाते, पहले से कोई भी धारणा बनाकर नहीं जाते। ऑडिट इज नेवर स्टार्टेड विद अ प्री कंसीव्ड नोशन। अगर हमारी पहले से कोई बनाई गई धारणा है तो वो कहां आएगा? इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है किसी स्पेशल पर्पस के साथ। अच्छा, फिर गुरुजी समझाते हैं कि बेटा इन्वेस्टिगेशन अच्छी नहीं है, ऑडिट ही अच्छी है। क्यों? इन्वेस्टिगेशन में तो जहां शक होगा कि परचेज डिपार्टमेंट वाले ने फ्रॉड किया है तो सिर्फ हम परचेज डिपार्टमेंट को चेक करेंगे, लेकिन ऑडिट में तो हम क्या चेक करेंगे? सब चेक करेंगे। तो स्कोप ऑफ ऑडिट इज जनरल एंड ब्रॉड, वेयर एज स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्पेसिफिक एंड नैरो। और लास्ट लाइन, इसको ये बच्चों को समझ नहीं आती, ध्यान से सुनना। समटाइम्स इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स फ्रॉम प्राइमा फेसाई फाइंडिंग्स ऑफ द ऑडिटर, यानी कि ऑडिटर ने जो ऑब्जर्वेशंस दी, कई बार उसको देख के मैनेजमेंट को लगता है कि भैया यहां पे तो कुछ गड़बड़ी चल रही है, या ऑडिटर ने टीसीडब्ल्यू जी को, अंबानी जी को जाके बताया कि भैया यहां पे कुछ गड़बड़ी चल रही है, तो उससे भी कई बार अंबानी जी या टीसीडब्ल्यू जी इन्वेस्टिगेशन चालू करा सकते हैं। अंबानी जी के नीचे इतनी सारी कंपनीज और इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनको पता चलता है कि भैया रिलायंस ज्वेल्स में कोई ना कोई तो गड़बड़ चल रही है, कोई ना कोई गहनों की चोरी कर रहा है। तो अब अंबानी जी ऑडिटर की बात सुन के रिलायंस ज्वेल्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स फ्रॉम प्राइमा फेसाई फाइंडिंग्स ऑफ द ऑडिटर। बात समझ में आती? ठीक है जी। ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन पढ़ के देखो फटाफट। ऋषभ, बातचीत नहीं, पढ़ाई करो। अच्छे से पढ़ोगे तो कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम साथ में कर लेंगे, लेकिन अगर मैं तुम्हें चुप्पी कराता रहूंगा तो क्वेश्चन आंसर्स का फिर टाइम नहीं बचेगा, है ना? अच्छा, अब ऑडिट है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ऑडिटर मार्क पिटाई नहीं कर सकता, कान के नीचे दो लगा के इंफॉर्मेशन नहीं निकलवा सकता, तो अब शेयर होल्डर ने मुंह फुला लिया, कह रहे गुरुजी ये कैसा समाधान है? अब ऑडिटर अगर प्यार से ही मांगेगा इंफॉर्मेशन, उस आदमी ने फ्रॉड करा है तो वो इंफॉर्मेशन देगा ही क्यों? तो गुरुजी ये कैसा समाधान है? हमारे तो ट्रस्ट इश्यूज वहीं के वहीं रह गए। तो गुरुजी कहते कि देखो ऐसा नहीं, इन्वेस्टिगेशन अलग है, ऑडिटर अलग है। ऐसा नहीं है कि ऑडिटर सिर्फ प्यार से इंफॉर्मेशन मांगेगा और ऊपर ऊपर से देख के आ जाएगा। ऑडिटर बहुत ज्यादा डिटेल में काम करता है। अगला टॉपिक है स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट इट इंक्लूड्स एंड व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड। अब गुरुजी समझाने कि बेटा ऑडिट में देखो क्या क्या आता है। पहली बात तो हमको पता है कि ऑडिट सब कवर करता है। क्या कवर करता है? सब कवर करता है। सब का मतलब कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी। इन्वेस्टिगेशन का स्कोप बहुत ही स्पेसिफिक एंड नैरो होता है, लेकिन ऑडिटर का जनरल एंड ब्रॉड होता है। ऑडिटर इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक पार्ट कवर करता है, लेकिन ऑडिटर सब कवर करता है। सब इज कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी। बोलो मेरे साथ, coverage of all aspects of the entity. Audit of financial statement should be organized adequately to cover all aspects of the entity. सब कवर करेगा ऑडिटर। दूसरी बात यह भी देखेगा कि जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की गई है वो रिलायबल है, यानी कि भरोसेमंद है और पूरी है। ऐसे नहीं कि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की गई है, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो भरोसेमंद है और पूरी है। ऊपर ऊपर से नहीं देखेगा, डिटेल में देखेगा। और क्या लेगा? एविडेंस लेगा। बिल्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, सोर्स डेटा सब देखेगा। ऑडिटर शुड बी सेटिस्फाइड दैट अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यानी कि जो भी जनरल एंट्री है उसके नीचे जो अकाउंटिंग वाउचर है, रिकॉर्ड है, बिल्स है, डॉक्यूमेंट्स है, वो रिलायबल है और सफिशिएंट है। दूसरी बात, वो इंटरनल कंट्रोल्स भी चेक करेगा। इंटरनल कंट्रोल समझते हो? वो प्रोसेसेस जो एंटिटी लगाती है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां ना हो। तो ऑडिटर ये जजमेंट लेगा बाय द असेसमेंट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। देखेगा कि अकाउंटिंग सिस्टम सही है कि नहीं, इंटरनल कंट्रोल सही है कि नहीं। पहला क्या बोला मैंने? कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी। दूसरा, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और तीसरा है प्रॉपर डिस्क्लोजर। उनने समझाया कि बेटा देखो, जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होनी चाहिए थी, यानी कि जो गायब है, जो डिस्क्लोज भी नहीं है, जो डिस्क्लोज है वो तो चेक करेगा ही, उसका तो एविडेंस लेगा ही, लेकिन जो डिस्क्लोज होनी चाहिए थी एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, जैसे कि कंटिंजेंट लायबिलिटीज, जैसे कि रिलेटेड पार्टीज, प्रॉपर डिस्क्लोजर भी देखेगा। देखेगा वेदर इंफॉर्मेशन इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड,
ध्यान में रख के स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स कि लोग क्या बोलता है कि क्या क्या चीजें डिस्क्लोज होनी चाहिए, वही चीज देखेगा डिस्क्लोज है कि नहीं। Ensure that financial statement properly summarize transactions by considering judgments made by management। वो देखेगा कि मैनेजमेंट ने जो जजमेंट्स ली हैं वो सही है कि नहीं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सारी ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली समराइज कर रही है कि नहीं। जजमेंट्स कौन सी लेती है मैनेजमेंट? अकाउंटिंग एस्टिमेट, प्रोविजन 5% बनाने के 15%, जजमेंट लेती है एसएम लगाने के, डब्ल्यूडीवी, फीफो लिफो या वेटेड एवरेज कौन सा लगाना है। तो ये सारी जजमेंट जो मैनेजमेंट लेती है, ऑडिटर देखेगा कि सही ली है कि नहीं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपरली सारी ट्रांजैक्शंस को दिखा रही हैं कि नहीं। बोलता है मैनेजमेंट लेती है बहुत सारी जजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम, लाइक चूजिंग अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज चूज करना, मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन एसएलएन डब्ल्यूडीवी, या फिर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज फीफो लिफो वेटेड एवरेज। लास्ट लाइन स्टार मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलता है ऑडिटर इवैल्यूएट्स सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसीज बाय मैनेजमेंट। वो ये भी देखेगा कि सिलेक्शन और कंसिस्टेंट एप्लीकेशन है पॉलिसीज का कि नहीं। अब हमने कंपनी खोली, एसएलएम से डेप्रिसिएशन लगा रहा था, लेकिन एक साल इसको लगा कि यार इस साल ना मेरा प्रॉफिट बहुत कम है, तो क्या करा जाए। अब प्रॉफिट कम है तो इसने करा एसएलएम की जगह डब्ल्यूडीवी से डेप्रिसिएशन लगा दिया। कहता लो ने तो अलाउड कर रखा है, इसने डब्ल्यूडीवी से लगा दिया, प्रॉफिट बढ़ गया। तो क्या ये करना अलाउड है? क्या हम पॉलिसी चेंज ही नहीं कर सकते? हाँ क्या ना, कर तो सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। दूसरी बात, कोई ना कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन होनी चाहिए पॉलिसी चेंज करने के लिए। तो ऑडिटर देखेगा कि पहली बात तो इसने सिलेक्ट क्या करा है, एसएलएम लगाया कि डब्ल्यूडीवी, इसकी इंडस्ट्री के हिसाब से होना क्या चाहिए। दूसरी बात, कंसिस्टेंट एप्लीकेशन भी देखेगा कि साल दर साल एसएलएम ही लगाया हो या साल दर साल डब्ल्यूडीवी ही लगाया हो। बात समझ में आती है? तीन चीजें मैंने आपको बोली, तीन की जगह इसको 4 पॉइंट्स बोला करो। पहला पॉइंट कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी, दूसरा पॉइंट रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, तीसरा पॉइंट प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड चौथा इवैल्यूएट सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। चौथा वापस से इवैल्यूएट सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ला मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो, XYZ लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ऑपरेट करती है मल्टीपल प्लांट्स अक्रॉस द कंट्री एंड डील्स इन कॉम्प्लेक्स मशीनरी विच रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड मेंटेनेंस एंड वैल्यूएशन एक्सपर्टीज। बहुत सारे प्लांट्स हैं, कॉम्प्लेक्स मशीनरी है। सीए ध्रुव को लगा दिया एज एन ऑडिटर। ऑडिट के दौरान उसने देखा कि मैनेजमेंट कंसिस्टेंटली अप्लाइड द सेम मेथड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ कि ना, होना चाहिए। कंसिस्टेंटली सेम मेथड अप्लाई किया हो, बट दिस ईयर विदाउट प्रॉपर डिस्क्लोजर दे स्विच्ड टू अ डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड। इस साल एसएलएम से डब्ल्यूडीवी कर दिया या इस साल फीफो लिफो से वेटेड एवरेज कर दिया, विच रिजल्टेड इन हायर रिपोर्टेड प्रॉफिट्स। प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में मेथड चेंज कर दिया। क्या ये मैटर स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर आता है? स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर आता है। कहां से आपको पता चला? इवैल्यूएट सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन। अब इसका जवाब तो एक लाइन का है, लेकिन क्या सिर्फ आप एक लाइन लिख के आओगे? जी नहीं, आप क्या लिख के आओगे? पूरा स्कोप ऑफ ऑडिट। आंसर्स कैसे लिखोगे एग्जाम में? तीन चीजें। पहला प्रोविजन हो गया आपका ये। दूसरी बात फैक्ट ऑफ द केस। फैक्ट ऑफ द केस क्वेश्चन से एक या दो लाइन कॉपी करोगे। और तीसरा कंक्लूजन की भी एक या दो लाइन कॉपी करोगे, बताओगे कि हाँ जी ये स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर आता है। कंक्लूजन और फैक्ट ऑफ द केस मिला के 3 या 4 लाइनों से ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि उसका टोटल मिला के कितना नंबर है? 1 नंबर। प्रोविजन का बाकी पूरा नंबर, 3 नंबर 4 नंबर जितने का भी क्वेश्चन है। फैक्ट ऑफ द केस और कंक्लूजन का सिर्फ 1 नंबर मिलेगा टोटल मिला के, तो उसमें आधा पेज मत भरना, ठीक है जी। फिर स्कोप ऑफ ऑडिट व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड। हमने ये तो बता दिया कि सब कवर करेगा, लेकिन कुछ कुछ चीजें छोड़ेगा भी, जैसे कि अक्षत गया ऑडिटर बनके, अब ये चेक कर रहा है, तो अक्षत को एसेट्स चेक करनी है क्या? एसेट्स इसके स्कोप के अंदर आती है क्या? ऑल एस्पेक्ट्स में आएगी क्या? आएगी। अक्षत एसेट चेक कर रहा है। अक्षत कह रहा है भाई साहब ये बिल्डिंग की वैल्यू बहुत ज्यादा कर रखी है आपने। बिल्डिंग वाले कह रहे हैं, मैनेजमेंट कह रही है कि साहब आप एक बार देख के बताओ ना कि बिल्डिंग कितने साल तक चलेगी, उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा लेंगे। तो क्या अब अक्षत बिल्डिंग को देख के बता पाएगा कितने साल तक चलेगी? क्योंकि अक्षत को हमने सिखाया नहीं है। दिस फॉल्स आउटसाइड द डोमेन ऑफ इट्स कॉम्पिटेंस। मशीनरी कितने साल तक चलेगी, उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगाना है, बिल्डिंग कितने साल तक चलेगी, ये सब हमारे काम नहीं है।
तो ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द डोमेन ऑफ इट्स कॉम्पिटेंस। कोई बिल्डिंग बनाने वाला है, आर्किटेक्ट है या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी वाला, वो तो फिर भी बता देगा, लेकिन अक्षत ये बात नहीं बता सकता। दीज फॉल आउटसाइड द डोमेन ऑफ हिज कॉम्पिटेंस, जैसे कि फिजिकल कंडीशन देखना, मशीनरी कितने साल चलेगी, लाइफ ऑफ बिल्डिंग, ये सारी चीजें कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द ऑडिटर। दूसरी बात, अगर मैं अक्षत को दो बिल दे दूं, दोनों सेम जीएसटी वाले, दोनों पे सेम चीजें लिखी है, तो क्या अक्षत देख के बता पाएगा कौन सा नकली और कौन सा असली? नहीं बता पाएगा। क्यों? ये सारे काम होते हैं फोरेंसिक वालों के, कि एक बिल असली है और एक बिल नकली है। तो जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट बी ऑथेंटिकेटेड। क्यों? क्योंकि हम इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं। क्या बोला मैंने? जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट बी ऑथेंटिकेटेड। और तीसरा, ऑडिट कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन तो नहीं। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इसका मतलब हमारे पास कोई लीगल पावर्स नहीं है सर्च करने की, छानबीन करने की, सोफे फाड़ के दीवार तोड़ के इंफॉर्मेशन निकालने की, और रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेस ऑन ओथ। और हम गीता पे हाथ रख के कसम भी नहीं खिला सकते। बात समझ में आती है? गीता पे हाथ रख के कसम खिलाने से क्या होता है? मैं अबव को बोल दूं तो गीता पे हाथ रख के कसम खा, तो फिर ये सच बोलेगा क्या? तो होता क्या इससे? ये ना लिखा हुआ है आईपीसी में कि आप गीता पे हाथ रख के कसम खा के बोलोगे, विटनेस की स्टेटमेंट सही मानी जाएगी। अगर बाद में झूठ पकड़ी गई तो उसको सजा हो सकती है। ठीक है, तो उनके पास ये लीगल पावर्स होती हैं कि भैया गीता पे हाथ रख के कसम नहीं खिला सकता, ओथ नहीं ले सकता, और सर्च की पावर भी हमारे पास नहीं। बात समझ में आती है? पढ़ के देखो फटाफट। स्कोप ऑफ ऑडिट में कौन सी चार चीजें? पहला, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी। दूसरा, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तीसरा, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और चौथा, इवैल्यूएट सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। देखो पढ़ के 1 मिनट के लिए फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे। बहुत ज्यादा फास्ट लग रहा है क्या? नहीं। सही समझ में आ रहा है सारी चीजें? ठीक है, इसी स्पीड को मेंटेन रखते हैं। अगले आधे घंटे में चैप्टर 1 हो जाएगा खत्म मेरे हिसाब से। करेंगे ब्रेक देके 10 मिनट का, फिर करेंगे। वापस से एक बारी बताना कि स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या आता है? कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी। फिर कि सब कवर करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भरोसेमंद है वो भी देखेगा। फिर जो डिस्क्लोज करा होना चाहिए था वो भी देखेगा, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड इवैल्यूएट सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये सारी चीजें देखेगा। तो अब वो जो सभा बैठी थी, गुरुजी भी बैठे थे, सारे लोग भी बैठे थे, उसी सभा में एक और आदमी बैठा था जिसका नाम था मिस्टर झुनझुनवाला। झुनझुनवाला साहब का एक सपना था, क्या? देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बनने का। तो अब जब गुरुजी ने समाधान दे दिया कि बच्चा ऑडिट करा ले, तो अब झुनझुनवाला साहब बोलते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है। उन्होंने फोन उठाया और किसको मिलाया? भाग्यवान को। तो उन्होंने अपनी बीवी को फोन मिलाया, उससे बोला कि सुनो, सारे जेवर निकाल लो, घर के कागज निकाल लो, सब बेच डालेंगे और सारा पैसा लगाएंगे कंपनीज में। मेरे को बनना है देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टर। क्या सारा पैसा लगा देना चाहिए? नहीं। उसकी बीवी ने कहा सारा पैसा तो नहीं लगा सकते, क्यों लगाना, रिस्की है। कह रहा नहीं रिस्की नहीं है। गुरुजी ने बताया सिर्फ उस कंपनी में लगाएंगे जो कंपनी ऑडिट कराएगी, जिसमें ऑडिटर होगा, इंडिपेंडेंट होगा, एक्सपर्ट होगा, ठप्पा लगाएगा, सिर्फ उस कंपनी में पैसा लगाएंगे। तो वो तो रिस्की है ही नहीं। तो क्या सारा पैसा लगा देना चाहिए? नहीं। क्यों? तुम्हें अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं है? ऑडिटर तो तुम ही बनोगे। अरे तो ऑडिटर के कहने पे आप 100% गारंटी नहीं मान सकते। ऑडिटर कैसी एश्योरेंस देता है? रीजनेबल यानी कि हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। अच्छा, अब ये बता रहा है कि ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस क्यों देता है, 100% गारंटी क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि देयर आर सम इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। पेज नंबर निकालो, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, हाथ ऊपर। मैंने आपको क्या समझाया था? हाथ ऊपर कर ले।
रुक जाओ, मैं बता रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि ऑडिटर 100% एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि कुछ कमियां हैं अकाउंटिंग की प्रोसेस में और कुछ कमियां हैं ऑडिटिंग की प्रोसेस में। वापस से, कुछ कमियां हैं अकाउंटिंग की प्रोसेस में, कुछ कमियां हैं ऑडिटिंग की प्रोसेस में। अकाउंटिंग को फाइनल में जाके क्या बोलते हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एफआर बोलते हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो यहां पर लिखा है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही ऐसा है जिसकी वजह से 100% गारंटी नहीं दे सकती, या फिर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स ही ऐसा है जिसकी वजह से 100% गारंटी नहीं दी जा सकती। अकाउंटिंग की प्रोसेस में कितनी कमियां, 2 कमियां। पहला, जजमेंट्स बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हुए बहुत सारी जजमेंट्स लेती है, जैसे कि SLNWDV 5% के 15% प्रोविजन। तो जजमेंट्स बाय मैनेजमेंट इंक्लूड सब्जेक्टिव डिसीजन। 4 लोगों से 4 बात पूछोगे, 4 लोग अलग अलग प्रोविजन बनाएंगे, क्या ठीक है क्या गलत है किसी को नहीं पता। तो जजमेंट्स बाय मैनेजमेंट है, इसीलिए हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि भैया ये 5% ही होना चाहिए, 5% ही एक्यूरेट है। वो जजमेंट की बात है। मुझे लगता है कि अक्षत मेरा पैसा दे देगा तो मैं 5% बनाऊंगा, मुझे लगता है चोर है तो मैं 50% प्रोविजन बनाऊंगा। दूसरी बात, कंट्रोल्स मे नॉट हैव बीन ऑपरेटेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने इसके लिए मैनेजमेंट क्या लगाती है, कंट्रोल्स। और अब मैनेजमेंट कंट्रोल्स लगाती है तो हो सकता है साल भर में कभी कंट्रोल्स ऑपरेट ना किए। अब हमारा इंतजार करता है कि किस दिन मोहल्ले की लाइट जाए और मैं ज़ारा में से कपड़े चुरा के ले आऊं ताकि बजर ना बजे। तो कंट्रोल्स मे नॉट हैव बीन ऑपरेटेड, साल भर में से 1-2 बार तो इसका नंबर लगता है। फिर उस टाइम पे गलती हुई, कंट्रोल ऑपरेट नहीं करा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ी आ जाएगी। स्टॉक एक्चुअली में कम हो जाएगा, ऊपर दिखेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो अगर कंट्रोल्स ऑपरेट नहीं हुए तो ऑडिटर पता नहीं लगा सकता कि वहां पर गड़बड़ी है। बात समझ में आती? 2 चीजें, पहला जजमेंट्स बाय मैनेजमेंट, दूसरा कंट्रोल्स मे नॉट हैव बीन ऑपरेटेड। वापस से करना, हाथ ऊपर। क्यों नहीं दे सकते हम 100% गारंटी? क्योंकि कुछ कमियां हैं अकाउंटिंग की प्रोसेस में। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या बोलेंगे, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसके अंदर 2 चीजें, 2 कमियां, पहली जजमेंट्स बाय मैनेजमेंट, दूसरी कंट्रोल्स मे नॉट हैव बीन ऑपरेटेड। जजमेंट के साथ क्या है, सब्जेक्टिव डिसीजन, यानी कि कोई भी कुछ भी बनाएगा 5%, 15%, 20%, वो उसकी जजमेंट पे डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव है। अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बना सकते हैं और वो सब एक बार में सही हो सकते। दूसरा है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। कुछ कमियां हैं ऑडिट की प्रोसेस में। ऑडिट की प्रोसेस में है 3 कमियां। 3 कमियां, पहली है प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन। ऑडिटर क्या 100% चेकिंग करता है? सैंपल बेस पे चेकिंग करता है। क्यों? क्यों पॉसिबल नहीं है? मिशिका है, मिशिका सीए बनी, मिशिका ने बोला कि मैं अंबानी जी को 100% गारंटी दूंगी, मैं पहली बार में अंबानी जी की ऑडिट करूंगी, 100% गारंटी दूंगी, मेरा तो नाम ही नाम हो जाएगा मार्केट में, फिर जीवन भर पैसा ही पैसा। तो अब मिशिका गई अंबानी जी के सामने टोरे में बैठी कि अंबानी जी मैं दूंगी आपको 100% गारंटी, ये ऑडिटर्स है, मैं करूंगी ऑडिट। अब अंबानी जी का कर दो। मिशिका ने हायर करे 10,000 सी आर्टिकल, 10,000 सीएस और बोला आक्रमण। सबने जाके मैनेजमेंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट छीन लिए और एक एक एंट्री चेक कर डाली। चेक तो कर डाली, मिशिका आई फिर 2 महीने बाद अंबानी जी के पास, ऐसे कुर्सी पे पैर रख के बैठी कि अंबानी जी कहा था ना मैंने आपको कर दूंगी 100% चेकिंग। सब चेकिंग कर दी, एक एक एंट्री चेक कर डाली, कोई दिक्कत नहीं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अंबानी जी कहते हैं बहुत बढ़िया चीज साहब, अगली बार से आप ही को ऑडिट देंगे, बताओ क्या सेवा पानी। सेवा पानी मतलब पैसे पूछ रहे हैं उससे, फीस कितने लोगे? मिशिका कह रही बस 2,000 करोड़। उन्होंने पैर पकड़ लिए मिशिका के कि मैडम इतनी तो मेरे प्रॉफिट नहीं थे, इतनी आप फीस ले जाओगे, तो अगली बार से ऑडिट मिलेगी क्या? मिशिका ने कहा कि ठीक है ये रास्ता तो इतना बढ़िया नहीं है, एक काम करते हैं 10 लोग हायर करते हैं, 10 सी और 10 आर्टिकल, इतने तो पैसे अंबानी जी भर लेंगे। उन्होंने कहा कि बेटा एंट्री होनी चाहिए एक एक चेक। मिशिका पूरी पलटन को लेके गई, 10 लोग चेक कर रहे हैं। 2020 की रिपोर्ट जाके दी है 2035 में, तो अब क्या वो रिपोर्ट अंबानी जी के किसी काम की है क्या? तो दोनों ही चीजें हमको देखनी पड़ती है। हम क्योंकि इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस है तो सारी ट्रांजैक्शंस को चेक नहीं कर सकते हैं, हम सैंपल बेसिस पे ही चेक कर सकते हैं। अगर हम पूरी चेक करने जाएंगे तो या तो हमारी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, सैलरी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, या फिर टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। दोनों ही चीजों का बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है, इसलिए हम सैंपल बेसिस पे चेक कर सकते हैं। इसी से एक एरो निकल रही है, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। बोलो मेरे साथ,
timeliness of financial reporting and decrease in relevance of information over time। यानी कि हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को एक टाइम से इश्यू करना होता है, जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है वैसे वैसे इंफॉर्मेशन का रेलेवेंस कम होता जाता है, डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। दूसरी एरो है, दूसरी चीज है लीगल लिमिटेशन। क्या हम मैनेजमेंट के कान के नीचे लगा के इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं? आपको लग रहा है कि मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया है, मैनेजमेंट से बोल रहे हो कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन दे दो, मैनेजमेंट कह रही हम तो नहीं देते, तो क्या फोर्स कर सकते हो? तो ऑडिटर कैन नॉट फोर्स मैनेजमेंट फॉर फुल इन्वेस्टिगेशन। इससे भी एक एरो निकलती है, बोलती है ऑडिट इज नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं कि हम 100% गारंटी क्यों नहीं दे सकते? अब क्योंकि हम इंफॉर्मेशन जबरदस्ती निकलवा ही नहीं सकते या 100% चेकिंग कर ही नहीं सकते, इसलिए हम 100% गारंटी नहीं दे सकते। दीज आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। उसके बाद प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन फिर है फ्रॉड या फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट। फ्रॉड या फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स में वो क्या बोलता है कि फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स। फ्रॉड किसी ने किया होगा तो इसलिए क्या होगा कि ऑडिटर आएगा और पकड़ लेगा। छुपाने के लिए क्या होगा तो बहुत ध्यान से ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सोफिस्टिकेटेड तरीके से हर एक डॉक्यूमेंट लगाया होगा ताकि ऑडिटर पकड़ ना पाए। और क्योंकि उसने इतने ध्यान से फ्रॉड किया तो हो सकता है कि शायद हम पकड़ ना पाए। ठीक है, दूसरी बात है फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स। क्या जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑडिटर ऑथेंटिकेट कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर मैनेजमेंट फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स बनाएगी तो हो सकता है कि ऑडिटर विश्वास कर ले कि डॉक्यूमेंट्स वैलिड है। तीसरा है ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज। अब अक्षत और ऋषभ दोनों साथ में बैठे हैं, बहुत प्यार है दोनों में, भाई भाई है दोनों एकदम। अक्षत कंपनी के अंदर काम करता था, इसने ऋषभ को बोला भाई एक काम कर, झूठा बिल भेज दे, 10 लाख की पेमेंट करा दूंगा। रिलेटेड पार्टी के साथ इसने ट्रांजैक्शन की, ना कोई सामान आया ना कोई सामान गया ना कोई सर्विस ली गई, बिल आया और पैसे चले गए। बिल तो दिख रहा है, अब ऑडिटर को क्या पता कि कोई सर्विस ली है कि नहीं ली, सामान आया है कि नहीं आया। तो इसीलिए ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी में ऑल्सो भी पेपर ट्रांजैक्शन। अब पेपर ट्रांजैक्शन हो सकती है में ओनली पेपर ट्रांजैक्शन की, खाली पेपर पे ट्रांजैक्शन ये एक्चुअली में हुई नहीं, और ऑडिटर को शायद इन रिलेशनशिप्स का पता ही ना, जब तक मैनेजमेंट बताएगी नहीं कि मेरी रिलेटेड पार्टी कौन, तो ऑडिटर को पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए भी ऑडिटर 100% गारंटी नहीं दे सकता कि जो ट्रांजैक्शन दिख रही है हो सकता है कि वो खाली पेपर ट्रांजैक्शन हो। बात समझ में आती? उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि ये कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है। टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम, कि जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डिक्रीज होता जाता है और ऑडिटर हर एक चीज वेरीफाई नहीं कर सकता, इसलिए एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है बिटवीन रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट, कि कितनी चीजों पे भरोसा करना है और कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, एक बैलेंस बना के हम चेक करके चलते हैं। एंड लास्ट में घड़ी के साथ क्या था? फ्यूचर इवेंट्स। घड़ी के साथ फ्यूचर इवेंट्स। फ्यूचर इवेंट्स क्या ऑडिटर बता सकता है कि कल को क्या होगा? तो फ्यूचर इवेंट्स में अफेक्ट द एंटिटी एडवर्सली, हो सकता है कि कुछ गलत चीजें हो जाए, में अफेक्ट एन एंटिटी एडवर्सली और बिजनेस में सीज टू एग्जिस्ट, यानी कि बिजनेस बंद ही हो जाए ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशंस, इमर्जेंस ऑफ न्यू बिजनेस मॉडल्स और प्रोडक्ट। गूगल इतने सालों से चल रहा था, अब चैट जीपीटी आया तो गूगल का बिजनेस खतरे में आ गया कि नहीं आ गया? सिमिलरली इतनी सारी सिम की कंपनीज चल रही थी, फिर जियो आया तो बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई, कोविड आया तो बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई। तो ऑडिटर नहीं बता सकता है कि कल को क्या हो जाएगा और उसकी वजह से एंटिटी बंद भी हो सकती है, इसलिए भी हम 100% गारंटी नहीं दे सकते। 1 मिनट के लिए इस चार्ट को निहारो, फिर करके देखते हैं पूरा, सुनूंगा मैं तुमसे। जस्ट 1 मिनट, पढ़ो फटाफट। सब कुछ समझ में आ रहा है सही से? चलो हाथ ऊपर करो। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग हम 100% गारंटी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि कुछ कमियां हैं अकाउंटिंग की प्रोसेस में, कुछ कमियां हैं ऑडिटिंग की प्रोसेस में। कुछ कमियां अकाउंटिंग की प्रोसेस में, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और इसको नेचर ऑफ
नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग की प्रोसेस में कितनी कमियां? दो। कौन सी? पहली जजमेंट्स बाय मैनेजमेंट, क्या एरो से निकल रहा है? सब्जेक्टिव डिसीजन। दूसरी कंट्रोल्स मे नॉट हैव बीन ऑपरेटेड, कि हो सकता है साल भर में कंट्रोल्स काम ही ना किया। अकाउंटिंग की प्रोसेस में कमियां के बाद ऑडिटिंग की प्रोसेस में कमियां, ऑडिटिंग की प्रोसेस में कमियों को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। इसमें कितनी कमियां? तीन। पहली प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन, प्रैक्टिकल के नीचे क्या लिखा है? टेस्ट सैंपल्स ओनली, लीगल के नीचे कैन नॉट फोर्स मैनेजमेंट फॉर फुल इंफॉर्मेशन। प्रैक्टिकल से क्या निकल रहा है? टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। लीगल से क्या निकल रहा है? नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ऑडिट की प्रोसेस में तीन कमियां थी। पहली हमने देख ली प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन, उसके बाद फ्रॉड एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, फ्रॉड एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, फ्रॉड में इन्वॉल्व केयरफुली सोफिस्टिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स। दूसरा फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते। और तीसरा ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी, और घड़ी के साथ फ्यूचर इवेंट्स। बात समझ में आती है? ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकता, क्यों? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की वजह से। कहता है कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कंट्रोल्स लगाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त मैनेजमेंट लेती है जजमेंट्स, जजमेंट का मतलब सब्जेक्टिव डिसीजन, और सब्जेक्टिव डिसीजन में होती है अनसर्टेनिटी, कि ये भी हो सकता है ठीक और ये भी ठीक हो सकता है। दूसरी बात, हो सकता है कि कंट्रोल्स साल भर में ऑपरेट किए ही ना हो, इसीलिए वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। फिर है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। पहली कमी क्या थी? प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन। प्रैक्टिकल का मतलब टेस्ट सैंपल ओनली, तो वो सिर्फ सैंपल बेसिस पे अपनी ओपिनियन बनाता है। लीगल लिमिटेशन मतलब कैन नॉट फोर्स मैनेजमेंट टू प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। फिर था फ्रॉड और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स। हो सकता है कि कंपनी में डिसऑनेस्ट लोग हो, फ्रॉड में इन्वॉल्व हो, और फ्रॉड छुपा रहे हो, कंसील कर रहे हो बाय डिजाइनिंग सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स। फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स ऑडिटर को लग सकते हैं कि ये वैलिड है, क्योंकि जेन्युइननेस वो ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता। एंड लास्ट में ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज, हो सकते हैं दीज मे बी ओनली पेपर ट्रांजैक्शन एंड ऑडिटर में नॉट बी अवेयर ऑफ सच रिलेशनशिप्स। बात समझ में आती? इनहेरेंट लिमिटेशंस हो गया कि हम लोग 100% गारंटी नहीं दे सकते। अगला सवाल है कि ऑडिटर चेकिंग कैसे करता है, कैसे इंश्योर करता है कि सामने वाले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी मिसलीडिंग नहीं है। हाउ डज ऑडिटर इंश्योर्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट मिसलीड एनीबॉडी? कैसे चेक करता है? कैसे चेक करता है? अरे रिस्क असेस नहीं करता, इधर देखो, मैंने आपको बताया था कि 11वीं क्लास में जैसे आपके टीचर्स आपकी अकाउंटिंग का पेपर चेक करते थे, 10 एडजस्टमेंट्स होती थी, सारी चीजें सही है कि नहीं। देखो, टॉपिक का नाम है हाउ डज ऑडिटर इंश्योर्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी को धोखा नहीं दे रहे, यानी कि सब कुछ सही सही लिखा है। वो देखना चाहता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, यानी कि अकाउंट्स प्रेजेंट्स अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर। वो क्या देखना चाहता है? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट्स अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर। फिर से, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट्स अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर। अच्छा, वो दो चीजों के बारे में देखना चाहता है। पहली चीज है प्रेजेंटेशन, वो देखना चाहता है कि प्रेजेंटेशन सही है कि नहीं है। प्रेजेंटेशन में वो देखना चाहता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियर हो और अनएम्बिग्यूअस हो। इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियर हो और अनएम्बिग्यूअस हो। इंफॉर्मेशन क्लियर और अनएम्बिगस कब होगी? जब वो क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड, डिस्क्लोज्ड होगी एज पर एएस। एएस के हिसाब से सारी इंफॉर्मेशन क्लासिफाई कर रखी हुई। क्लासिफिकेशन का मतलब है रेवेन्यू या कैपिटल में क्लासिफाई करना। डिस्क्राइब का मतलब जो आप नरेशन लिखते हो, और डिस्क्लोजर सारे दे रखे होंगे जो भी एएस में बोले। इंफॉर्मेशन क्लियर एंड अनएम्बिगस, अनएम्बिगस का मतलब होता है नॉन कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग नहीं हो। तो प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए? क्लियर एंड अनएम्बिगस। क्लियर एंड अनएम्बिगस कब होगी? जब इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड, डिस्क्राइब, डिस्क्लोज्ड होगी एज पर एएस। दूसरी एरो निकल रही है ट्रू एंड फेयर पिक्चर्स। ट्रू एंड फेयर पिक्चर कब दिखेगी? जब अकाउंट्स एंट्रीज के हिसाब से बने हो, जब अकाउंट्स एंट्रीज के, एंट्रीज यानी कि जर्नल एंट्रीज, जब अकाउंट्स बने हो विद रेफरेंस टू एंट्रीज। और एंट्रीज कैसी होनी चाहिए? सारी होनी चाहिए और सही सही होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सारी होनी चाहिए और सही सही।
अकाउंट्स में 10 में से 10 कब मिलेंगे क्वेश्चन में? जब सारी एडजस्टमेंट्स करेंगी और सारी एडजस्टमेंट सही सही करी होंगी। ऑडिटर भी बस ये चेक करेगा कि एंट्रीज सारी होनी चाहिए और सही सही होनी चाहिए। सारी मतलब नन शुड बी ओमिटेड, सही सही मतलब हर किसी का लेगा वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। हर किसी का वो क्या लेगा? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। आपको मैंने बताया था एविडेंस हमेशा कैसा होता है? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। लाओ पढ़े एक बारी, पढ़े क्या एक बारी तुम मुझे बताओ, हमने क्या पढ़ा सबसे पहले? अरे नहीं, इसी टॉपिक में हाउ डज ऑडिटर इंश्योर्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी। क्या देखेगा वो? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट्स अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर। एक एरो निकल रही है प्रेजेंटेशन से। प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए? क्लियर एंड अनएम्बिगियस। अनएम्बिगियस मतलब नॉन कंफ्यूजिंग। प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए? क्लियर एंड अनएम्बिगियस। प्रेजेंटेशन क्लियर एंड अनएम्बिगियस कब होगी? जब वो क्लासिफाइड, डिस्क्राइब, डिस्क्लोज्ड होगी एज पर ए। जब वो क्लासिफाइड, डिस्क्राइब, डिस्क्लोज्ड होगी एज पर एएस। दूसरी एरो कहां से निकल रही है? ट्रू एंड फेयर पिक्चर से। ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर कब होगी पिक्चर? जब अकाउंट्स बने होंगे एंट्रीज के हिसाब से। अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड विद रेफरेंस टू एंट्रीज। और एंट्रीज कैसी होनी चाहिए? सारी और सही सही। सारी का मतलब नन शुड बी ओमिटेड, सही सही का मतलब सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। ये देखो वापस से एक बार रिपीट करना, आप देखते जाना सामने। सबसे पहले कहता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट्स अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर। किस किस चीज का ट्रू एंड फेयर पिक्चर? ऑपरेशनल रिजल्ट्स यानी कि पीएनएल और बैलेंस शीट। ठीक है, पीएनएल और बैलेंस शीट का। एक एरो कहां से निकल रही थी? प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए? क्लियर एंड अनएम्बिगियस। सामने देखो प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? क्लियर एंड अनएम्बिगियस। प्रेजेंटेशन क्लियर अनएम्बिगियस कब होगी? जब वो क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड, डिस्क्लोज्ड होगी एज पर ए। क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड, डिस्क्लोज्ड होगी एज पर ए। दूसरी एरो कहां से निकल रही है? ट्रू एंड फेयर से। ट्रू एंड फेयर कब होगा? जब अकाउंट्स एंट्रीज के हिसाब से बने होंगे। अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू एंट्रीज। और एंट्रीज कैसी होनी चाहिए? सारी और सही सही। सारी का मतलब नन ऑफ द एंट्रीज हैज बीन ओमिटेड। और सही सही का मतलब सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, यानी कि एंट्रीज के पास अपने बिल्स, रिकॉर्ड्स, वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स लगे हैं। बात समझ में आती है? हमने ऊपर वाला टॉपिक पढ़ लिया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। कितने ऑब्जेक्टिव ऑडिट के? दो। क्या क्या? तसल्ली लेना, तसल्ली देना। तसल्ली लेना इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। तसल्ली देना इज टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज रिक्वायर्ड बाय एसएस। टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज रिक्वायर्ड बाय एसएस। एस से दोस्तों का क्या नाम है? उया कासा। फुल फॉर्म ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसएस। बात समझ में आ रही? एंगेजमेंट होता क्या है? एंगेजमेंट का मतलब होता है फॉर्मल अग्रीमेंट। हम क्लाइंट के साथ लिखित में एक अग्रीमेंट करते हैं। ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में अग्रीमेंट होता है जिसमें ऑडिटर अग्री करता है टू प्रोवाइड ऑडिटिंग सर्विसेज। किस फॉर्म में होता है ये? एंगेजमेंट लेटर की फॉर्म में। बात समझ में आती है? उसके बाद ऑडिट में हम कैसी एश्योरेंस देते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस। एश्योरेंस का क्या मतलब होता है? तसल्ली देना। लो एक मिनट आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी कर ही लेते हैं। कह रहा है इंटर डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद डाइवर्स सब्जेक्ट। ऑडिटिंग और अदर सब्जेक्ट्स का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है, यानी कि ऑडिट बाकी सब्जेक्ट से अच्छे से कनेक्टेड है। अब इसमें सब्जेक्ट्स कौन से बता रखे हैं? एक आपके 10वीं 11वीं वाले मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था। कब पढ़ा था मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स? फाउंडेशन में पढ़ा था। वेरी गुड। फाउंडेशन वाला सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद आप आओगे ग्रुप 1 में। ग्रुप 1 में पढ़ते हो अकाउंटिंग और लॉ। ग्रुप 2 में क्या पढ़ते हो? एफएम। तो 4 तो सब्जेक्ट आपके यही हो गए। पहला मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स, दूसरा अकाउंटिंग और लॉ, तीसरा एफएम। तो इन सब के साथ अकाउंटिंग के साथ क्या रिश्ता है? अगर अकाउंट्स नहीं आते होंगे तो क्या ऑडिट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ऑडिटिंग में रिव्यू ही कर जाते हैं ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसलिए अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद लो डायरेक्ट टैक्स लॉज, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, कंपनी लॉज, क्या इनकी नॉलेज होनी चाहिए? तो ऑडिटर शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ वेरियस बिजनेस लॉज जिनसे एंटिटी अफेक्ट होती है। तीसरा स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। हमने इससे 530 ऑडिट सैंपलिंग में पढ़ा था। सैंपल किस तरीके से लेना है? स्टैटिस्टिकल मेथड्स ऑफ सैंपलिंग।
तो स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग, स्टेटिस्टिक्स काम आता है सैंपल लेने के लिए, ठीक है। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रेशियोज लिखी होती हैं, कैश फ्लो, फंड फ्लो बना होता है, तो वो सब चेक करने के लिए भी हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक बेसिक सी चीजें थी। उसके बाद अब अकाउंट्स चेक करोगे तो अकाउंट्स मांगने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स चेक करोगे तो डॉक्यूमेंट्स मांगने पड़ेंगे, और डॉक्यूमेंट्स मांगने पड़ेंगे किससे? सामने एम्प्लॉय से, तो उनसे बातचीत करनी आनी चाहिए, बिहेवियरल साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए वो कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर की नॉलेज भी एसेंशियल है। एंड लास्ट में डेटा प्रोसेसिंग, आजकल सारा डेटा कहां मेंटेन होता है? कंप्यूटर्स पे, तो कंप्यूटर सिस्टम सारा कुछ प्रोसेस कर रहा है। आप कोई भी सामान खरीदने जाते हो वो स्कैन करता है और जर्नल एंट्री डल जाती है। फाइनेंस से 10 चीज खरीदते तो सब कुछ ऐड भी हो जाता है, अपने आप चीजें डल जाती है। तो जर्नल एंट्रीज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करने के साथ जरूरी है कि हम अकाउंटिंग सिस्टम भी चेक करें कि सिस्टम सही से कैलकुलेशन कर रहा है, सही से एंट्रीज को प्रोसेस कर रहा है कि नहीं। एक एंट्री को एक ही बार डालना है, 2 बार तो नहीं डाल रहा। सेल की एंट्री उधार वाली उधार में और कैश वाली कैश में डाल रहा है ना, तो ये सारी चीजें भी हमको चेक करनी होती है। तो ईडीपी बोलते हैं इसको। ईडीपी ऑडिटिंग अपने आप में एक सब्जेक्ट बनता जा रहा है। अकाउंटिंग सिस्टम्स को चेक करना अपने आप में एक सब्जेक्ट बनता जा रहा है, एक लाइन बनती जा रही है। बात समझ में आती है? बताना एक बारी कितने थे? पहला फाउंडेशन वाला कौन सा सब्जेक्ट? मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ग्रुप 1 वाला अकाउंटिंग एंड लॉ। ग्रुप 2 वाला एफएम। फिर बात करनी आनी चाहिए तो बिहेवियरल साइंस, और सारा डेटा कहां मेंटेन होता है? डेटा ईडीपी में, ऑडिटिंग एंड ईडीपी डेटा प्रोसेसिंग, ऑडिटिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग। बात समझ में आती है? सब में एक एक लाइन लिख दोगे, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कभी कभी वो क्या करता है, वो बोल देगा कि भैया नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एसेंशियल है, एक्सप्लेन कर दो। बस इतना दे देगा, क्वेश्चन में लिख देगा एक्सप्लेन, 4 नंबर का क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे? पूरा आप लिख के आओगे और कंक्लूजन में बता दो कि हाँ, ऊपर में नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एसेंशियल है। बात समझ में आती है? आंसर बुक में या किसी के और आंसर बुक में कहीं पे भी आपको बड़े बड़े आंसर्स दिखाई दे सकते हैं, आईसीआई के सजेस्टेड आंसर्स में, स्टडी मटेरियल में, कोई बात नहीं। जितना मैंने अपनी किताब में लिखा है बस उतना याद कर लो, उसके अलावा कुछ याद करने की या पेपर में लिखने की जरूरत नहीं। उतना मोर देन इनफ है, 5 में से 5 आपको मिल जाएंगे, बशर्ते आपने ये लिखा हो। बात समझ में आती? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम थे अश्योरेंस पे। अश्योरेंस कैसी देता है ऑडिटर? रीजनेबल अश्योरेंस देता है। अच्छा एक बात बताओ, इतने सारे बेनिफिट्स थे ऑडिट के, कौन से बेनिफिट्स थे याद है? पहला, इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू द यूजर्स। कॉन्फिडेंस क्यों आता है? क्योंकि ऑडिट एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म है। उसके बाद अगला अंबानी जी को बेनिफिट, इट एक्ट एज अ मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज। तीसरा, नए बिजनेसमैन को, इट विल बी रिलाइड अपॉन बाय बैंकर्स एंड लेंडर्स। चौथा, विजय माल्या का फ्रॉड, इट विल हेल्प डिटेक्ट फ्रॉड और एरर। फ्रॉड एरर नहीं है तो पॉइंटिंग आउट डेफिशिएंसीज। सरकार के लिए क्यों बेनिफिशियल है? इट हेल्प डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटीज। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो क्या ऑडिट हर किसी के लिए मैंडेटरी कर देना चाहिए? टॉपिक है मैंडेटरी या वॉलंटरी। ऑडिट मैंडेटरी या वॉलंटरी? आप कभी भी वॉलंटरी नहीं बोलोगे, वॉलंटरी नहीं बोलोगे, आप हमेशा बोलोगे नॉट ऑलवेज लीगली मैंडेटरी। क्या बोलोगे? नॉट ऑलवेज लीगली मैंडेटरी। अच्छा, किस किस के लिए मैंडेटरी है? कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, या फिर ऐसी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज जिनका एक सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गया। बात समझ में आती है? देखो, पहली चीज तो मैंने आपको बताई, आप क्या बोलोगे? हमेशा ये बोलोगे नॉट ऑलवेज लीगली मैंडेटरी। ये 4 चाहे तो आप बना लो, ठीक है। मैंडेटरी किसके लिए है? मैंडेटरी किसके लिए है? एक तो मैंडेटरी है कंपनीज के लिए, दूसरा मैंडेटरी है एंटिटीज whose turnover crosses a certain threshold limit। इनके लिए तो मैंडेटरी है, ठीक है। बिना मैंडेटरी वाले भी करा लेते हैं। फिर कह रहा है बिना मैंडेटरी वाले, बिना मैंडेटरी वाले भी करा सकते हैं, जैसे कि स्कूल्स। क्यों करा सकते हैं? फॉर ऑब्टेनिंग ग्रांट्स।
और कौन करा सकता है? मैनी एंटिटीज, क्यों करा लेंगे? क्योंकि देयर आर बेनिफिट्स फ्रॉम ऑडिट। बेनिफिट्स के लिए बात समझ में आती है? बहुत सारी एंटिटीज ऐसे भी करा लेती है क्योंकि देयर आर बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। लिख लिया? फोटो खींच लो फिर, आगे बढ़ रहे हैं। देखो ऑडिट मैंडेटरी हो गया, कह रहा कौन बिना मैंडेटरी वाले कौन? स्कूल्स करा सकते हैं। मे बी रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट ऑडिट, क्यों? क्योंकि उन्हें ग्रांट चाहिए गवर्नमेंट से। और अगला, मेनी एंटिटीज गेट्स अकाउंट ऑडिटेड वॉलंटरली क्योंकि देयर आर बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ऑडिट। ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? ओनर्स। एक शब्द में क्या बोलोगे? ओनर्स। कंपनी में ओनर कौन है? शेयर होल्डर। तो कंपनी के केस में शेयर होल्डर, पार्टनरशिप फर्म के केस में, सरकारी कंपनी के केस में सीएजी। मोदी जी नहीं, सीएजी। ठीक है। Who appoints an auditor? Auditor is appointed by owners। और कभी कभी सरकारी अथॉरिटी की अबव है, दुकान खोल के बैठा है, पैसा बहुत कमा रहा है, लेकिन कह रहा है कि मैं तो रिटर्न भरता ही नहीं। क्यों? कह रहा हमारी इनकम 10 लाख पहुंच ही नहीं पा रही है। कह रहे बिल्कुल 9,99,999 पैसा ही रह जा रही है, 10 लाख नहीं पहुंच पा रही। तो सरकारी अथॉरिटी भी ऑडिट करा सकती है। कंपनी के केस में ओनर कौन? शेयर होल्डर्स। सरकारी कंपनी के केस में कौन अपॉइंट करेगा? फर्म के केस में पार्टनर्स। और कभी कभी सरकारी अथॉरिटी। अच्छा, ऑडिटर ने ऑडिट कर ली, रिपोर्ट किसको देगा? अगेन ओनर्स को। कंपनी के केस में ओनर कौन? शेयर होल्डर। और फर्म के केस में पार्टनर्स। तो रिपोर्ट इज सबमिटेड टू पर्सन मेकिंग एन अपॉइंटमेंट। बात समझ में आती है? अश्योरेंस का क्या मतलब था? तसल्ली देना। क्या तसल्ली सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर हो सकती है? नहीं। अब इसको डिफाइन करना हो तो ये ना अंग्रेजी में डिफाइन कर रहे हैं, ऑडिट से हट के अंग्रेजी में डिफाइन कर रहे हैं। कह रहे हैं मीनिंग ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। सीए ऑडिट जो करता है वो जॉब करता है कि प्रैक्टिस करता है? प्रैक्टिस करता है, तो उसको हम बोल दे रहे हैं प्रैक्टिशनर। ऐसी एंगेजमेंट, ये बोल रहा है तसल्ली देने वाली कौन सी एंगेजमेंट होती है? ऐसी एंगेजमेंट जहां पर एक प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस करता है एक कंक्लूजन। मैंने आपको बताया था कि ऋषभ अगर आपको बताए ही ना तो क्या आपकी तसल्ली बढ़ेगी? नहीं। तो प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस करता है कंक्लूजन ताकि डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस एनहांस हो इंटेंडेड यूजर का। इंटेंडेड यूजर बोले तो शेयर होल्डर। अंबानी जी भी इंटेंडेड यूजर थे, बैंक वाले को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए थी, सरकार को भी चाहिए थी, तो कहानी में सब थे, सब आर दी इंटेंडेड यूजर, जो भी उसको यूज करना चाहे। ध्यान से सुनो वापस से, एक प्रैक्टिशनर एक कंक्लूजन एक्सप्रेस करता है ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ सके, किसका? इंटेंडेड यूजर का। अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। क्या मैनेजमेंट खुद अपनी ही बनाई चीज पे अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहेगी? नहीं। तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी यानी कि मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है, इंटेंडेड यूजर यानी कि जो उसको यूज करना चाह रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है अबाउट द आउटकम ऑफ एन इवैल्यूएशन ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया। बहुत ही टेक्निकल हो गया, लाओ डिटेल में समझ लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। एक तसल्ली देने वाली एंगेजमेंट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? कह रहा है 3 पार्टी रिलेशनशिप होती है। इधर देखो, फोटो देखो, फोटो से याद हो जाएगा फटाफट। 3 पार्टी रिलेशनशिप होती है। एक है शेयर होल्डर, एक है मैनेजमेंट और एक है ऑडिटर। ऑडिटर को अब ऑडिटर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रैक्टिशनर। ठीक है। मैनेजमेंट को मैनेजमेंट ना बोल के बोला हुआ है रिलेटेड रिस्पॉन्सिबल पार्टी, और इनको बोला हुआ है इंटेंडेड यूजर। तो शेयर होल्डर को तसल्ली चाहिए मैनेजमेंट से, ये आएगा, ये क्या करेगा? चेक करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया, जिस चीज पे तसल्ली देनी उस चीज को इन्होंने बोला सब्जेक्ट मैटर, यानी कि इस चीज पे हम तसल्ली देंगे। किससे कंपेयर करेगा? सूटेबल क्राइटेरिया। एएस से, इंडेस से, सूटेबल क्राइटेरिया से। और क्या इकट्ठा करेगा? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। एविडेंस हमेशा कैसा होगा? और लास्ट में क्या दे देगा? एक रिटर्न अश्योरेंस। ये है एलिमेंट्स ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। आओ जरा देखें।
क्या बोलता है? 3 पार्टी रिलेशनशिप, 3 लोग हैं, प्रैक्टिशनर, इंटेंडेड यूजर और रिस्पॉन्सिबल पार्टी। प्रैक्टिशनर वो बंदा जो अश्योरेंस देता है। अब प्रैक्टिशनर इज द टर्म ब्रॉडर देन द ऑडिटर। फायर इंजीनियर को बुलाया, मैंने बोला कि भाई मेरी बिल्डिंग देख के बता कि कहीं आग लगने का खतरा तो नहीं, तो उसने 25 पॉइंट की चेकलिस्ट चेक 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 करी देख के, और फिर मेरे को बताया कि भाई साहब ठीक है, आग लगने का खतरा नहीं है। तो उसने क्या मेरे को तसल्ली दी? हाँ, ये एक अश्योरेंस एंगेजमेंट है। हाँ, क्या वो सीए है? नहीं, लेकिन वो प्रैक्टिशनर है। बात समझ में आती है? फिर है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, यानी कि वो पार्टी जो सब्जेक्ट मैटर यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंटेंडेड यूजर यानी कि जिनको अश्योरेंस रिपोर्ट चाहिए। सब्जेक्ट मैटर यानी कि जिस इंफॉर्मेशन पर एग्जामिनेशन करनी है, जिस इंफॉर्मेशन की चेकिंग करनी है, जैसे कि ऑडिट के अंदर क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सूटेबल क्राइटेरिया बोले तो बेंचमार्क, स्टैंडर्ड्स, रूल्स। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, सफिशिएंट का मतलब क्वांटिटी, अप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्वालिटी। एविडेंस कैसा होना चाहिए? हमेशा सफिशिएंट भी, अप्रोप्रिएट भी। रिटर्न अश्योरेंस देगा, आउटकम ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट, जो भी उसने चेकिंग करी लिखित में बता देगा कि भैया ऐसे ऐसे मामला है। बात समझ में आती है? पढ़ के देखो टॉपिक को फटाफट से 1 मिनट के लिए, 5 पॉइंट्स अब भी क्या भी सुनूंगा। अब समझ में आ जाएगा यहां पर सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया का इवैल्यूएशन। चार्ट देख लो बस फटाफट, चार्ट से ही याद आ जाएंगे पांचों के पांचों पॉइंट्स। देख लिया? बताना ऊपर क्या है? 3 पार्टी रिलेशनशिप। कौन कौन छपा हुआ है? प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूजर। ऑडिटर आएगा और क्या लेगा? सब्जेक्ट मैटर। क्या लेगा? सब्जेक्ट मैटर। क्या छपा हुआ है? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट छपी है। उसके बाद वो किससे कंपेयर करेगा? सूटेबल क्राइटेरिया, जिसके ब्रैकेट में क्या लिखा है? बेंचमार्क। उसके बाद वो क्या इकट्ठा करेगा? एविडेंस। एविडेंस हमेशा कैसा होता है? और आखिरी में क्या दे देगा? रिटर्न अश्योरेंस रिपोर्ट। क्या छपा होता? रिपोर्ट छपी हुई थी। वापस से एक बार पहला क्या है? 3 पार्टी रिलेशनशिप। कौन कौन 3 पार्टी? पहला प्रैक्टिशनर, दूसरा रिस्पॉन्सिबल पार्टी, तीसरा इंटेंडेड यूजर। आएगा और क्या लेगा? सब्जेक्ट मैटर। फिर किससे कंपेयर करेगा? सूटेबल क्राइटेरिया, बेंचमार्क से। क्या इकट्ठा करेगा? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। और लास्ट में क्या देगा? रिटर्न अश्योरेंस रिपोर्ट। दीज वर द एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। अब तसल्ली देखो, मैंने आपको सारी चीजें बता दी। ऑडिटर आएगा, इंडिपेंडेंट होगा, क्या पावर्स हैं क्या नहीं है। झुंझुनवाला साहब अपनी बीवी के साथ बात कर ही रहे थे कि देख लो, इन्वेस्ट कर लेने दो, कोई बात नहीं, ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस तो दे ही रहा है। तो उसकी बीवी ने पूछा कि ऑडिटर कब आएगा? कब आएगा? 31 मार्च के बाद। कह रही तुमने पैसा लगाया, वो आदमी 4 महीने में उड़ के ले गया, तो 4 महीने में उड़ के चला गया, तो कैसे तसल्ली लेंगे? अगर उसने साल भर का इंतजार किया ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? अब छोटे छोटे इंटरवल पर चेकिंग करा सकते हैं। साल भर से पहले ही चेकिंग करा लेंगे। तो कंपनीज ने क्या कराना चालू किया? रिव्यू कराना चालू किया। क्या कराना चालू किया? रिव्यू कराना चालू किया। अब वेदांश है, वेदांश गया कंपनी का रिव्यू करने, 3 महीने क्वार्टर का रिव्यू करने वेदांश गया। वेदांश उनसे डॉक्यूमेंट मांग रहा है कि साहब ये डॉक्यूमेंट दे दो। कह रहे नहीं साहब, वो भी ना डॉक्यूमेंट आए नहीं, वो कह रहे 10-15 दिन में बना के दे देंगे। उनका ना बंदा बाहर गया, डॉक्यूमेंट बनाने वाला। वेदांश कह रहा लाओ ये पेमेंट, ये सामान तुम्हारा गया नहीं, तुमने एंट्री कैसे डाल दी? वगैरह साहब अभी चला जाएगा। सामने वाले ने बोला 2 दिन बाद भेज देना, तो हम भेज देंगे, आपको क्या जल्दी हो रही है? तो अब वेदांश जो भी चीज चेक करने बोल रहे वो कह रहे 10 दिन में होगी, 4 दिन में होगी, 6 दिन में होगी। और कंपनी में तो बिजनेस ऐसे ही चलता है। तो क्या ये चेकिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसलिए पूरी डिटेल में चेकिंग तो नहीं कर पाएगा। क्या कंपनी वाले हर 3 महीने में अपने अकाउंट्स क्लोज कर देंगे? नहीं करेंगे। इसके लिए तो अपना बिजनेस चलाएंगे। तो रिव्यू में क्या करते हैं कि कुछ चीजें करते हैं। ऑडिट में टोटल 7 प्रोसीजर्स होते हैं, रिव्यू में होता है खाली 2। ठीक है? कौन से? इंक्वायरी और एनालिटिकल। कौन से? इंक्वायरी और एनालिटिकल। ये याद है तुम्हें? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर। ये क्या थे? कुछ तो थे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। चलो कोई नहीं, चैप्टर 2 में आएगा, पढ़ाएंगे। इंक्वायरी और एनालिटिकल खाली 2 ही प्रोसीजर्स करते हैं रिव्यू में। तो रिव्यू में कम प्रोसीजर होते हैं, तो तसल्ली भी
कम, तो वहां पर होती है रीजनेबल एश्योरेंस, यहां पर होती है लिमिटेड कंक्लूजन्स या मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। रिव्यू में प्रोसीजर्स कैसे, ज्यादा के कम, ज्यादा के कम, कम, तसल्ली कैसी, ज्यादा के कम, और एविडेंस कैसा, ज्यादा के कम, कम। एविडेंस कैसा होता है हमेशा, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। एविडेंस कम नहीं होता, क्लास में भी अटक जाते हो, यहां भी अटक जा रहे हो। एविडेंस हमेशा कैसा होगा, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। कैसे सर, देखो एविडेंस सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट का मतलब है जो एविडेंस लेंगे वो पूरा लेंगे। हम प्रोसीजर तो कर रहे हैं, लेकिन दो प्रोसीजर्स का जो एविडेंस लेंगे वो पूरा लेंगे, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आधा अधूरा एविडेंस हम नहीं चला सकते कभी भी। तो एविडेंस हमेशा कैसा रहेगा, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। पहली क्लास में आर्टिकलशिप में सीए बनने के बाद मरते दम तक एविडेंस हमेशा कैसा रहेगा, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो देखो दो चीजें हैं, रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस यानी कि ऑडिट, और लिमिटेड एश्योरेंस यानी कि रिव्यू। ऑडिट में कैसी एश्योरेंस होती है, हाई लेवल, रिव्यू में लोअर लेवल देन रीजनेबल। खाली लोअर लेवल नहीं लिखोगे, लोअर लेवल मतलब 10-20% तसल्ली, 10-20% तसल्ली कुछ नहीं होता। लोअर देन रीजनेबल यानी कि रीजनेबल से थोड़ी कम। बात समझ में आती है। दूसरी बात, ऑडिट में होते हैं इलैबोरेट एंड एक्सटेंसिव प्रोसीजर, यहां पर क्या होते हैं, फ्यूअर प्रोसीजर्स। ऑडिट में होता है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, यहां पर भी क्या होता है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। यहां पर होते हैं रीजनेबल कंक्लूजन, यहां पर होते हैं लिमिटेड कंक्लूजन्स। बात समझ में आती है। ये था ऑडिट वर्सेस रिव्यू। अब ये दोनों चीजें थी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो काम हो चुकी है, जो चीजें हो चुकी, उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर तसल्ली देना। पर सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो हिस्टोरिकल ही होगी, क्या फ्यूचर की भी हो सकती है? क्या बोलते हैं उसको, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जैसे कि एग्जांपल, फोरकास्ट, प्रोजेक्शन। शार्क टैंक वाले आते हैं बताते हैं कि सर इस साल में हम इतने पे क्लोज कर देंगे, वो क्या होती है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बैंक के पास आप लोन लेने जाते हो, आपको बिजनेस चालू करना है, तो आपके पास हिस्ट्री तो नहीं है क्योंकि बिजनेस तो चालू करना है, तो आप क्या बना के देते हो, प्रोजेक्शन, कि भैया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इतना इतना प्रॉफिट हो जाएगा, तुम्हारा पैसा दे देंगे। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किस आधार पे बनती है? क्या कस्टमर आ गया सामान ले गया? नहीं, मैं तो बस कह रहा हूं कि सेल हो जाएगी, यानी कि मैं अजम्पशन ले रहा हूं, तो ये बनती है बेस्ड ऑन अजम्पशंस ऑन इवेंट्स दैट मे अकर इन फ्यूचर, कि कोई आएगा सामान खरीद ले जाएगा, ये मेरी अजम्पशन है, अजम्पशन के बेस पे बनती है। एंड पॉसिबल एक्शंस, कि भैया हम 4 जगह स्टोर खोल देंगे, 4 जगह खोलेंगे तो इतने इतने कस्टमर आ ही जाएंगे। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन अजम्पशन एंड इवेंट्स दैट मे अकर इन फ्यूचर एंड पॉसिबल एक्शंस बाय द एंटिटी। एग्जांपल है फोरकास्ट या प्रोजेक्शन। इस टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट में एंगेजमेंट इज नॉट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हिस्ट्री का हम एग्जामिनेशन नहीं करते, हिस्ट्री का करेंगे तो कहां जाएगा, या तो ऑडिट में या रिव्यू में। हिस्टोरी या तो पूरे साल का करेंगे तो ऑडिट हो जाएगा, कम का करेंगे तो रिव्यू हो जाएगा, आगे का करेंगे तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो जाएगा। एश्योरेंस रिपोर्ट्स इन्वॉल्विंग प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कह रहा है प्रैक्टिशनर यहां पे भी कैसा एविडेंस लेगा, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। तो यहां पर बिल्स रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे क्या? सेल दिखा दी मैंने 1 करोड़ की, बिल्स रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स कुछ है क्या मेरे पास? कैसे लोगे एविडेंस? एविडेंस सेल का नहीं लोगे, एविडेंस लोगे मेरी अजम्पशंस का। अबाउट द मैनेजमेंट अजम्पशंस, देखोगे कि मेरी अजम्पशंस जो है वो कहीं अनरीजनेबल तो नहीं। मैंने 10% की ग्रोथ दिखाई हो, 20% की दिखाई हो, 500% की ग्रोथ मैंने ना दिखा दी, मैनेजमेंट की अजम्पशंस अनरीजनेबल तो नहीं। देखोगे कि जो मैनेजमेंट ने अजम्पशन लिए, अब अक्षत है, अक्षत ने अजम्पशन लिए कि भैया मेरा 20% से बिजनेस ग्रो हो जाएगा, विच इज अ रीजनेबल अजम्पशन, कोई दिक्कत नहीं है। इनने दिखा तो दिया कि मैं 20% से ग्रो करूंगा और कैलकुलेशन में 200% कर दिया, फिगर 200% के हिसाब से डाल दी, तो वो भी गड़बड़ी है। तो उधर दो चीजों में देखेगा, एविडेंस लेगा, अजम्पशंस अनरीजनेबल नहीं हो। दूसरी बात, जो भी अजम्पशंस है उनके हिसाब से ही अकाउंट्स बनाए। 20% बोला तो 20% के हिसाब से बनाए और सारी अजम्पशंस डिस्क्लोज कर रखी हो। बात समझ में आती? फिर prospective information refers to future events while evidence may be available to support such assumption. Such evidence itself is generally future oriented. Prospective information future में होने वाले events के लिए होती है। एविडेंस मिल सकता है, लेकिन एविडेंस भी फ्यूचर ओरिएंटेड है कि हाँ जी 20% तो कर ही लेगा, इंडस्ट्री भी तो 20% कर ही रही है, ये सारी चीजें, एविडेंस भी फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। ऑडिटर कैन नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन whether results shown in prospective information will be achieved. ऑडिटर ये नहीं कह सकता कि ऐसा तो हो ही जाएगा। क्या इसने कहा कि 5% ग्रोथ होगी, which is very less,
तो ऑडिटर ये भी नहीं कह सकता कि ये तो हो ही जाएगा अश्योरेंस वैसे नहीं दे सकता, बस ये कह सकता है कि अजम्पशंस अनरीजनेबल नहीं है और अजम्पशंस के हिसाब से ही अकाउंट्स बनाए। बात समझ में आती है? इन दो चीजों पर तसल्ली दे सकते हैं। इसीलिए यहां पर हम लैंग्वेज यूज करते हैं नथिंग नॉट की लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? नथिंग नॉट की, कि नथिंग हैज कम टू द प्रैक्टिशनर्स अटेंशन टू सजेस्ट दैट दीज अजम्पशंस डू नॉट प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस, कि मेरी नजर में ऐसा तो कुछ नहीं आया है जिससे मैं बोलूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है। वो ये नहीं बोल रहा कि सही है, वो बोल रहा है कि मेरी नजर में ऐसा तो कुछ नहीं आया जिससे मैं बोलूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं। बात समझ में आती है? प्रैक्टिशनर ऐसी रिपोर्ट देता है, इसको बोलते हैं मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस, हैज सच टाइप ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट ओनली प्रोवाइड्स अ मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस। इससे हमें मिलती है मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस। बात समझ में आती है? पढ़ के देखो एक बारी फटाफट। आगे देखो, क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर। अब तुम सीए बन जाओगे, अब ऋषभ हमारा सीए बनेगा तो सीए बनने के बाद क्या करेगा? शादी करेगा, ऑडिट नहीं करेगा। ये सीए की डिग्री क्यों ले रहा है? पापा का पैसा बहुत है इसके पास, इसको बस शादी के लिए चाहिए लड़की, और इसकी हरकतें देख के लड़की राजी नहीं होती है। तो इनने कहा कि सीए कर लेते हैं, कि जब सीए कर लेंगे तो आईसीआई ने लिख के दिया कि ऑडिटर के अंदर होती है बहुत सारी क्वालिटीज। क्या? टैक्ट, कॉशन, फर्मनेस, गुड टेम्पर, इंटेग्रिटी, डिस्क्रिशन। कह रहा इतनी सारी 36 गुण मिलाने पड़ते हैं, ये तो हमारे पास है ही, डिग्री दिखा देंगे। टैक्ट का मतलब होता है समझदारी, क्वेश्चन का मतलब होता है ध्यान से काम करना, फर्मनेस, गुड टेम्पर की भैया गुस्सा ना होना, सच बोलना, दिमाग का इस्तेमाल करना। डाउट सा तो आ रहा, चलो। इंडस्ट्री की जजमेंट, की इंडस्ट्री में क्या होता है क्या नहीं होता, पेशेंस, दिमाग साफ रखना, एंजाइटी ना होना, रिलायबिलिटी, ये सारी क्वालिटीज होती हैं ऑडिटर के अंदर। इसमें से 4-5 याद कर लेना, टैक्ट, क्वेश्चन, फर्म, डिस्क्रिशन, गुड टेम्पर, कुछ भी 4-5 याद कर लेना। चुप रहो। कह रहा है वो सारी क्वालिटीज जो एक अच्छे बिजनेसमैन में होती है वो एक अच्छे ऑडिटर में भी होनी चाहिए। ही शुड हैव द शाइन ऑफ कल्चर, हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी बैक्ड बाय इंडिपेंडेंस। शाइन ऑफ कल्चर की अच्छे घराने से आते हैं। हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी यानी कि सच बोल। अरे रुक जाओ, लड़की हंसेगी, तुम क्यों हंस रहे हो? ही होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ, चुप। ही होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट यानी कि लोग उस पर भरोसा करते हैं। उसके अंदर बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज होनी चाहिए और प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो होनी चाहिए, यानी कि आर्टिकलशिप जॉब करते हो। और फिर लास्ट में बोलता है अकाउंटिंग की नॉलेज होना भी एक सिन क्वा नन है, यानी कि नेसेसरी है फॉर द प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग। जब तक आप अकाउंटिंग की नॉलेज आपके पास नहीं है तो ऑडिट भी आप नहीं कर पाओगे। बात समझ में आती? अगला है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। अब सीएस जो है ऑडिट करने लगे, सीएस जो है ऑडिट करने लगे, ऑडिट कर रहे हैं। एक बार एक सीए आया, वो ऑडिट कर रहा था फर्म का, यहां गलती वहां गलती यहां गलती, उसने फाइल फेंक के मारी। कह रही ये कोई ऑडिट, ये कोई अकाउंट्स बना रखे हैं, अकाउंट्स ढंग से बना के लाओ। मैनेजमेंट गुस्सा हो गई, मैनेजमेंट कही सीए साहब आपको इतना अकाउंट बनाना है तो आप बना दो। कह रहा लो फिर हम बना देंगे, ऐसे लगेंगे बना देंगे। तो अब सीएस क्या करने लगे, ऑडिट के साथ साथ अकाउंट्स भी बनाने लगे। मतलब एक ही सीए नहीं, अलग अलग सीएस अकाउंटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करने लगे। क्या हम अकाउंटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? क्या हमें अकाउंट्स बनाने आते हैं? ऑडिट के अलावा सब आता है। अकाउंट्स बना सकते हैं हम, तो अकाउंटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे। फिर रिव्यू बताया था, रिव्यू की सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे। फिर सीए रिटर्न भी भरने लगे, टैक्स का काम भी करने लगे, नोटिस के रिप्लाई भी देने लगे, सीए सब करने लगे। तो आईसीआई को लगा कि भैया अक्षत भी आ गया है, ऋषभ भी आ गया है, अभव भी है, नाम तो डूब जाएगा, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो आईसीआई ने गाइडलाइंस बनाई। क्या बनाई? गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड्स, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स हर एक सर्विस के लिए। एक सीए फर्म 4 तरह की सर्विस दे सकती है। कौन सी 4? ध्यान से, अगले
SQC1 में, SQC1 में भी आएगा, इसका नाम बहुत बार। एक CA फर्म 4 ही तरीके की सर्विसेज दे सकती है, या तो ऑडिट, रिव्यू, अश्योरेंस एंगेजमेंट एंड रिलेटेड सर्विसेज। ऑडिट का मतलब आपको पता है, रिव्यू का मतलब आपको पता है कि क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना। अदर एश्योरेंस यानी कि तसल्ली देना। तसल्ली किस चीज पे दे सकते हो? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फ्यूचर की इंफॉर्मेशन पे, या इंटरनल कंट्रोल्स पे भी, नॉन फाइनेंशियल मैटर्स, किसी भी चीज पे तसल्ली दे सकते हो। एंड रिलेटेड सर्विस यानी कि जो भी हमारी नॉलेज से रिलेटेड काम है सब पे हम तसल्ली दे सकते हैं। बात समझ में आती? ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड्स बनाए गए, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ध्यान से सुनना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट के लिए, ऑडिट किसकी होती है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। कौन करता है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर। आईसीआई ने एस्टैब्लिश करे हाई क्वालिटी बेंचमार्क्स। हाई क्वालिटी बेंचमार्क्स जो ऑडिटर को फॉलो करने होते हैं। स्टैंडर्ड्स इशूड है वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इश्यूज पे, बहुत सारे परेशानियों पे स्टैंडर्ड्स इशू करे गए हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव कैसे सेट करना है, कौन सा? एस से 200। डॉक्यूमेंटेशन कौन सा एस है? 230। प्लानिंग 315, रिस्क 315। तो सारी चीजों पे आईसीआई ने इशू कर रखे हैं स्टैंडर्ड्स। एग्जांपल देख के इसने 230 और 500। बात समझ में आती? उसके बाद स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। रिव्यू एक लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट है, कम तसल्ली मिलती है। फ्यूअर प्रोसीजर्स होते हैं, लेकिन एविडेंस कैसा लेते हैं इसमें भी? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। एसएज और एसआरई दोनों में ही क्या होता है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है, पुरानी इंफॉर्मेशन जो हो चुकी है उसका चेकिंग करते हैं। बात समझ में आती? एसआरई के भी 2 एग्जांपल है, जरा लिख लो एक बारी। एसआरई 2400, एसआरई, हाँ, एसआरई 2400, 2402 engagements to review historical financial statements. 2410 is the review of interim financial चौबीस सौ दस इज एंगेजमेंट टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 2410 इज रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये बस आपको 2 नाम याद रखने हैं, वो पूछ लेता है कभी कभी कि एसएस और एसआरईज बताओ, तो आपको ये दोनों बताने हैं और 2 एग्जांपल तो वो पूछ लेता है। मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 5। खींच ली फोटो? देखो क्या बोल रहा है। एसेज अप्लाई इन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एसआरईज अप्लाई इन रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दोनों को डिटेल में एक्सप्लेन कर दो विद एग्जांपल। तो अब आपको यहाँ पे एसए और एसआरई के एग्जांपल भी लिखने पड़ेंगे और ये तो लिखना ही पड़ेगा जो कंटेंट है। ठीक है, फिर है अदर अश्योरेंस। अश्योरेंस यानी कि तसल्ली देना। ये बोलता है एसएई उन मैटर्स में अप्लाई होते हैं अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्योंकि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास 2 स्टैंडर्ड्स पहले से ही है, ऑडिट और रिव्यू वाले। ये बाकी सब में अप्लाई होता है, इसमें ऑडिट और रिव्यू नहीं आता। इसके एग्जांपल उसने दिए, जैसे कि आप प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन पे तसल्ली दे सकते हो, या फिर आप नॉन फाइनेंशियल मैटर्स जैसे कि इंटरनल कंट्रोल पे तसल्ली दे सकते हो कि ठीक से ऑपरेट कर रहे हैं। एंड लास्ट इज रिलेटेड सर्विस। इसका एक कीवर्ड है अग्रीड अपॉन प्रोसीजर, कि क्लाइंट और मैंने जो अग्री कर लिया। क्लाइंट कह रहा है साहब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवा दो, मैं कहा बनवा देंगे। वो कह रहा है साहब डेटर की लेजर बनवा दो, मैं कहा जी बनवा देंगे। जो वो बोलेगा हम वो करवा देंगे, जो भी हमारी नॉलेज से रिलेटेड काम है वो हम करवा देंगे। एंगेजमेंट टू परफॉर्म सर्टेन प्रोसीजर ऑन इंडिविजुअल आइटम, कह रहे कि खाली अकाउंट पेबल यानी कि खाली क्रेडिटर का लेजर बनवा दो, बना देंगे। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, खाली पिंडल, खाली बैलेंस शीट, वो बनवा दो, वो बनवा देंगे। या फिर पूरी कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ भी बनवा देंगे। प्रैक्टिशनर इज कॉल्ड अपॉन टू असिस्ट द मैनेजमेंट विद द प्रिपरेशन। हम मैनेजमेंट की मदद करने जाते हैं। अब जाते तो हम पूरा प्रिपेयर करनी है, लेकिन हम लिखते हैं असिस्टिंग द मैनेजमेंट, ताकि कल को कुछ गड़बड़ी हो तो कौन फंसे? मैनेजमेंट फंसे। दूसरी बात, हम यहां पर कोई तसल्ली दे रहे हैं क्या? हम यहां पर क्लियरली स्टेट करते हैं कि ये एक अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, यहां पर हम कोई भी अश्योरेंस नहीं ले रहे, नहीं दे रहे। These services are called related services. और वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, इसको स्टार मार्क कर लेना लास्ट वाली। All the above standards collectively are known as engagement standard. इन चारों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? Engagement standards। क्या बोलते हैं?
एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। कौन इशू करता है? ये काउंसिल ऑफ आईसीएआई। ठीक है जी। स्टैंडर्ड्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? हम चाहते हैं कि हमारी ऑडिट जो है ग्लोबल प्रैक्टिसेस के साथ बेंचमार्क में हो, कि जैसे बाकी लोग ऑडिट करते हैं वैसे ही हम लोग भी ऑडिट करें। दूसरी बात, क्वालिटी इंप्रूव होती है, यूनिफॉर्मिटी प्रमोट होती है, कि सब लोग एक जैसे से रिपोर्ट देते हैं, एक जैसे से चेक्स लगाते हैं। प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को नॉलेज और स्किल मिलती है और क्वालिटी मेंटेन रखने में मदद मिलती है। बात समझ में आती है? लास्ट इज ड्यूटीज क्या है ऑडिटर की? ऑडिटर की ड्यूटीज क्या है स्टैंडर्ड्स को लेकर? देखो, स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं कि नहीं करने हैं? करने हैं। कह रहा है दीज स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड, ये उसकी ड्यूटी है कि वो देखे कि सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं। लेकिन कभी कभी कोई स्टैंडर्ड इनइफेक्टिव होता है या फॉलो नहीं हो पाता। 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, मैंने अक्षत को चिट्ठी भेजी कि सर आपने कंपनी से 5 करोड़ का माल उधार पे लिया क्या? अक्षत जवाब ही नहीं दे रहा। अक्षत को फिर से रिमाइंडर चिट्ठी भेजी, अक्षत जवाब नहीं दे रहा। फिर भेजी, अक्षत जवाब नहीं दे रहा। घर पे गया, इसके ताला लगा हुआ है। अब करें क्या? तो ऐसे अप्लाई नहीं हो पा रहा, तो जहां भी अटक जाते हैं क्या करते हैं? ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर। तो ऑडिटर को ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर करने हैं, प्लस में डॉक्यूमेंट करना है। क्या करना है? डॉक्यूमेंट करना है। क्या प्रोसीजर करे और क्यों डिपार्चर करा, क्यों ओरिजिनल चीज को फॉलो नहीं करा। बात समझ में आती है? उसको फिर सबका ध्यान भी खींचना है कि भैया देखो मैंने डिपार्चर करा और इस वजह से करा। सिर्फ डिस्क्लोजर से उसकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। तो अब हमने सोचा कि जब डिस्क्लोजर ही करना है तो मैं एक काम करता हूं, मैं बोल देता हूं कि मैं प्रोसीजर फॉलो नहीं कर पा रहा, इसलिए नहीं कर पा रहा, और डिस्क्लोजर दे देता हूं। क्या आपको अभी भी तसल्ली लेनी है? ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से सिर्फ डिस्क्लोजर दे देने से जिम्मेदारी आपकी खत्म नहीं हो जाएगी। बात समझ में आती? तो ये था हमारा ऑडिट का पहला चैप्टर। और आप अगर यहाँ तक देख रहे हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर आके बताना कि आपने ये वीडियो एंड तक देखी और आपको मज़ा आ गया। अब आपके लिए आगे 2 काम है। पहला काम ये है कि आप टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप ज़रूर करके बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, आपको ये वीडियोस कैसी लगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9817664456। लिखिए 9817664456। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर और मुझे आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। दूसरी चीज़, अब क्योंकि जब आपको ये चैप्टर इतने अच्छी तरीके से आ गया है तो आपका काम है इसको थोड़े थोड़े टाइम में रिविजिट करते रहना। मैंने ऑडिट की एक बहुत ही बढ़िया रिवीजन टेक्निक की वीडियो बना रखी है, आप जरा जाके उसको देखिए। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे आपको ऑडिट याद रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और बार बार रिकॉल करते हुए फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगी। ठीक है जी, मुझे व्हाट्सएप करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर एंड एज ऑलवेज लव यू ढेर सारा। अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा, ज़रूर ये वीडियोस शेयर कीजिएगा।